51 मधु का साइड। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, प्यार वो जिद है जिसमें कभी रोका ना जाए। प्यार वो सुख है जिसमें कभी रोया ना जाए। प्यार वो मंदिर है जिसे रोज पूजा जाए। प्यार प्राकृतिक है जो जबरदस्ती नहीं होता। वो तो एक खूबसूरत एहसास है जो एक पल में ही होता। अंडस्को प्रीत अपनी आंख बंद कर बोली। उसकी आंखों के सामने शौर्य का चेहरा नजर आने लगा जो उसे किस कर रहा था। उसने झट से आंख खोल ली। ओह हो भाभी, क्या बात कही है पर समझ में नहीं आए, अंडस्को मिराज ने कहा। तुझे उसे दिन समझ में आएगी जब तुझे प्यार होगा, अंडस्को सात्विक ने कहा। अब आगे, प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए सुंदर लड़की होनी चाहिए मेरी प्यारी भाभी की तरह। उसकी चाल देखकर हर लड़का फिदा हो जाए और वह मुझ में फिदा हो जाए, अंडस्को मिराज ने कहा। उसे प्यार नहीं कहते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन या फिर एक लगाव। प्यार कभी सूरत देखकर नहीं होता, अंडस्को प्रीत ने कहा। भाभी, अंडस्को मिराज बिल्कुल अपनी सीट पर घुटनों के बल खड़ा हो गया और पीछे देखते हुए बोला, अंडस्को आपको भाई से प्यार हुआ या भाई को आपसे प्यार हुआ? प्रीत उसकी बात सुन उसे देखने लगी। उसके चेहरे में जो स्माइल थी वो गायब हो गई। धीरे धीरे मायूसी आने लगी। सात्विक ने जब देखा कि प्रीत उदास हो रही है वह समझ गया और अच्छे से पता था उसे उसके भाई और भाभी के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने जल्दी से बोला, अंडस्को क्यों नहीं होगा भाई को प्यार मेरी भाभी से? भाभी है ही इतनी प्यारी कि हर किसी को उनसे प्यार हो जाए। चलो कॉलेज आ गया, अंडस्को विराज ने कहा। सब एक एक करके गाड़ी से उतर गए। प्रीत आगे आगे चली गई। मधु उसका पहले से ही इंतजार कर रही पार्किंग में। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ क्लास की तरफ बढ़ गई। भाभी ने दोस्त बना ली, अंडस्को मिराज ने कहा। सात्विक उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए बोला, अंडस्को तुझे भाभी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना शौर्य भाई अभी भाभी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अरे तो पूछने में क्या जाता है, भाभी ने इतनी सारी बात बोली, प्यार के बारे में उनके मन में भी कुछ होगा ना शौर्य भाई को लेकर, अंडस्को मिराज ने कहा। उनके मन में कुछ भी हो लेकिन पहले हमें शौर्य भाई के दिल की बात जानना है, क्योंकि भाभी ने तो हर तरीके से उन्हें एक्सेप्ट किया है लेकिन शौर्य भाई ने नहीं किया। हमें कैसे भी करके शौर्य भाई के अंदर भाभी के लिए एहसास जगाने होंगे। अगर ऐसा ही रहा ना इन दोनों के बीच में तो हम चाचा कभी नहीं बन पाएंगे, अंडस्को सात्विक ने कहा। हाँ भाई को आ जाने दो फिर हम उनसे बात करते हैं, अंडस्को मिराज ने कहा। अरे पागल, अगर हम भाई से पूछेंगे तो भाई हमें कुछ ना कुछ बोलकर भगा देंगे। हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें ये दोनों पास आए एक दूसरे के, अंडस्को विराज ने मिराज के सर पर मार बोला। तो हमें क्या करना चाहिए उन दो लव बर्ड्स को मिलने के लिए, अंडस्को मिराज ने कहा। पहले हम क्लास में चलते हैं फिर उसके बाद घर जाकर बात करेंगे इस बारे में, जब तक भाई भी आ जाएंगे, अंडस्को सात्विक ने कहा। मिराज और विराज को छोड़कर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। मिराज विराज भी अपनी क्लास पर चले गए। प्रीत मधु दोनों क्लास की तरफ आई। तभी किसी ने अपना एक हाथ निकालकर सामने कर दिया। प्रीत मधु दोनों रुक गए और हाथ वाले इंसान को देखने लगे। ये राहुल था जो बीच में अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। प्रीत ये देख मधु का हाथ कसकर पकड़ ली। कहाँ चली जानेमन, हमको भी तो बताते जाओ, अंडस्को राहुल अपने दिल पर हाथ रख बोला। क्लास में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तुम्हें तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2 साल से फेल होकर इसी क्लास में डाले हुए हो, हमें पढ़ लेने दो, अंडस्को मधु प्रीत का हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए बोली। लेकिन राहुल ने प्रीत का हाथ अचानक से पकड़ लिया। प्रीत उसके हाथ पकड़ने से डर गई, वह अंदर तक कांप गई। इस लाल रंग में तो क्या कमाल लग रही हो, बवाल लग रही हो, इस लाल रंग की तरह मेरे दिल को भी रंग दो, तुम्हारी यह खूबसूरती मेरे दिल को भा गई है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अंडस्को राहुल ने कहा। मधु प्रीत का हाथ राहुल के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, अंडस्को वह क्या है ना, चाकू अलाउड नहीं है अपने कॉलेज में, नहीं तो वो तुम्हारे दिल में इतने चाकू मारती ना कि लाल रंग से सन जाता, एक बार में काम खलास तुम्हारा। राहुल या उसका दोस्त कुछ बोलता, मधु ने कहा। अगर दोबारा आगे पीछे घूमकर उसे परेशान किया या उसे रोका तो प्रिंसिपल के ऑफिस जाने में जरा वक्त नहीं लगेगा मुझे, अंडस्को मधु ने गुस्से में कहा। प्रीत का हाथ पकड़कर क्लास पर ले गई। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो है उसे साफ बोल दिया करो वरना वह तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, अंडस्को मधु उसके बाजू में बैठ बोली। प्रीत डरी हुई थी, अपने हाथ को मसल रही थी जो राहुल ने पकड़ा था, उसे घिन आ रही थी। तभी राहुल क्लास में एंटर हुआ। वह प्रीत को देखकर अपने दांत दिखाकर हंसने लगा और उसकी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। प्रीत से अपने पीछे बैठता देख खड़ी होने लगी, लेकिन खड़ी होकर दूसरी बेंच में जाती कि टीचर आ गई। सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोले। प्रीत दूसरी सीट में जा ही नहीं पाए और शांति से वहीं बैठ गई। उसे ये लगा था राहुल टीचर के रहते कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी प्रीत का पैनिक होना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, प्रीत का हाथ पकड़कर क्लास पर ले गई। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो है उसे साफ बोल दिया करो वरना वह तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, अंडस्को मधु उसके बाजू में बैठ बोली। प्रीत डरी हुई थी, अपने हाथ को मसल रही थी जो राहुल ने पकड़ा था, उसे घिन आ रही थी। तभी राहुल क्लास में एंटर हुआ। वह प्रीत को देखकर अपने दांत दिखाकर हंसने लगा और उसकी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। प्रीत से अपने पीछे बैठता देख खड़ी होने लगी, लेकिन खड़ी होकर दूसरी बेंच में जाती कि टीचर आ गई। सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोले। प्रीत दूसरी सीट में जा ही नहीं पाए और शांति से वहीं बैठ गई।
उसे ये लगा था राहुल टीचर के रहते कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब आगे राहुल पीछे से उसके बालों को छूने लगा, उसके बालों में हाथ फेरने लगा। प्रीत आगे की तरफ हो गई जिससे राहुल उसे छीन ना पाए, लेकिन राहुल भी बहुत होशियार था, उसे इन सब में बहुत मजा आता था। वह भी आगे हो गया और प्रीत को छूने लगा। प्रीत घबरा रही थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू भी, वह अपनी भरी आंखों से पढ़ाई कर रही थी। आधे घंटे में क्लास खत्म हुई, टीचर के जाते ही प्रीत खड़ी हो गई और अपना बैग उठाकर बाहर भाग गई। उसने दूसरे टीचर का आने का इंतजार ही नहीं किया। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। मधु भी हैरान हो गई थी, प्रीत को ऐसे भगता देख वह भी अपना बैग उठाकर उसके पीछे भाग गई। प्रीत भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में इस वक्त कोई भी नहीं था, उसने गेट लगा लिया, उसकी आंखों पर आंसू आने लगे। उसे अपने अंदर से घिन आ रही थी। उसने अपने बालों को खोल दिया, उसके बाल लहराते हुए पीठ पर बिखर गए, वह कांप रही थी, उसके होंठ भी कांप रहे थे। तभी बाहर से गेट नॉक करने की आवाज आई। प्रीत डर गई, कसकर बैग को पकड़ ली, बाहर से आवाज आई, प्रीत क्या तुम अंदर हो, गेट खोलो। अंडरस्को बाहर से मधु की आवाज आई, वह लगातार गेट को नॉक किए जा रही थी। प्रीत डर रही थी, उसके पैर कांप रहे थे, वो अंदर तक हिली हुई थी। तभी उसके बैग में रखा फोन बजने लगा। प्रीत फोन को बचत देखकर बैग खोली और उसमें से मोबाइल निकाल ली। स्क्रीन पर अननोन नंबर से फोन आ रहा था, ये देख वो घबरा गई। उसे लगा क्या राहुल को उसका नंबर मिल गया, वह ग्रुप में ऐड थी तो जरूर राहुल भी होगा। उसने मोबाइल बंद कर दिया और कोने में बैठ गई। एक बार फिर फोन बजा, लेकिन उसने नहीं उठाया। मधु बाहर से चिल्ला रही, प्रीत प्रीत गेट खोलो। कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। कई सारी आवाज सुनकर प्रीत ने अपने कान में हाथ रख लिया। तभी उसका फोन एक बार और बजा। उसने फोन की स्क्रीन में देखा, सात्विक की फोटो ऊपर शो हो रही थी। प्रीत ने जल्दी से फोन उठाकर कान में लगा लिया, अपनी सांस को कंट्रोल करने लगी, उसने एक भी शब्द नहीं बोले। दूसरी तरफ से सात्विक की धीमी सी आवाज आई, भाभी आप कहो हो भाई, आपको कब से फोन कर रहे हैं, उनका फोन उठाओ। अंडरस्को सात्विक ने कहा, वैसे ही फोन रख दिया। प्रीत कुछ बोल ही नहीं पाई। सात्विक भी फोन जल्दी रख दिया, शायद वह अभी क्लास में था और इस वक्त टीचर उसे पढ़ रही थी। वह डेस्क के नीचे से प्रीत से बात कर रहा था, उसे शौर्य का मैसेज आया था, वह प्रीत को कॉल कर रहा था। इतने कॉल जो प्रीत के पास आए थे वो शौर्य के थे। प्रीत में जल्दी से अपने आंसू पहुंचे, उसे बाहर से अभी भी मधु की आवाज आ रही थी। उसने अपने आप को ठीक किया, बालों को फिर से जुड़ा बना लिया, अपने आप को मिरर में देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था। वह आंखों में काजल तो लगती ही नहीं थी, तो उसे इतनी चिंता ही नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा कांप रहा था, साथ में उसके होंठ भी। प्रीत ने वॉशरूम का गेट खोला, बाहर देखने लगी। मधु के साथ साथ कई लड़कियां खड़ी हुई थी जो शायद वॉशरूम के लिए आई थी। मधु ने जैसे ही प्रीत को देखा, वह झट से उसके गले लग गई। मधु घबराए आवाज में बोली, अंडरस्को यार तू अंदर क्यों घुसी हुई थी, मैं तुझे कब से चिल्ला रही थी। वह वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा था, बस इसीलिए। अंडरस्को प्रीत घबराई हुई आवाज में बोली, उसे समझ ही नहीं आया वह क्या बोले। वह मधु का हाथ पकड़ के वॉशरूम के साइड से बाहर ले गई और ग्राउंड में ले आई। प्रीत सच बताओ क्या हो गया, मैं तो तेरी दोस्त हूं ना, मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ। अंडरस्को मधु प्रीत को देख बोली। दोनों एक चेयर पर जाकर बैठ गई जो ग्राउंड में लगी हुई थी बच्चों के लिए। वह राहुल है ना, वह बहुत गंदा है, क्लास में वह मुझे पीछे से छू रहा था, मुझे बहुत गंदा लग रहा था। अंडरस्को प्रीत सर नीचे कर बोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और तूने उसे छूने दिया, तुझे खड़े होकर टीचर से बात नहीं करते बनता तो एक बार बताती, तो उसी समय अच्छे से बताती हूँ, उसका मुंह तोड़ देती और हाथ तोड़ के उसके हाथों में दे देती। अंडरस्को मधु गुस्से में बोली। प्रीत उसे शांत करते हुए बोली, अंडरस्को शांत हो जाओ, मैं उसके पास ही नहीं जाऊंगी और उससे दूर बैठूंगी। अब मैं कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो तो जाओ, अंडरस्को मधु खड़े होकर बोली। प्रीत ग्राउंड के बाहर निकल गई। उसने कॉलेज के गेट के पास आकर ड्राइवर को फोन किया और उसे कॉलेज आने को कहा। सात्विक मिराज विराज को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज दिया। अभी तभी उसकी नज़र व्हाट्सएप में एक और मैसेज कर गई जो कि अननोन नंबर से था। उसने उसे मैसेज को खोल, उसे पर एक वॉइस नोट पड़ा हुआ था। उसने उसे चालू करके फोन कान के पास लगाया। वॉइस नोट से एक भारी आवाज आए, अंडरस्को तुम्हें फोन उठाते नहीं आ रहा है क्या, फोन उठाओ मेरा। प्रीत में जैसे ही सुना, झट से अपना मोबाइल बंद कर लिया। यह आवाज शौर्य की थी और शौर्य ने उसे मैसेज किया था। वो गहरी सांस ले ही रही थी कि उसका मोबाइल एक बार फिर बजा। उसने मोबाइल में देखा, फिर से एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। उसने धीरे से फोन को उठा लिया और अपने कान में लगा दिया। इतना वक्त लगता है फोन उठाने में, अंडरस्को दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई। प्रीत कसकर आंखें बंद कर ली। अब बोलोगी भी कि दही जमा कर बैठ गई हो, अंडरस्को फिर से शौर्य ने कहा। नहीं, अंडरस्को प्रीत ने धीरे से कहा। क्या नहीं, अंडरस्को शौर्य ने पूछा। आप सुबह बिना बताए क्यों चले गए थे, अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। पर शौर्य तक आवाज अच्छे से जा चुकी थी उसके कानों में। उसने वैसे ही जवाब दिया, अंडरस्को ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोओगी तो बिना बताए ही जाना पड़ेगा। एक बार उठा देते, अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। उसकी आवाज में एक शिकायत थी जो शायद वह शौर्य से कर रही थी। एक पत्नी होकर यह उसका अधिकार था, वह अपना अधिकार मांग रही थी। शौर्य भी समझ गया, वह कुछ बोल ही नहीं पाया, बस शांत रहा। ड्राइवर भैया को बुला लिया है, घर जा रही हूँ, अंडरस्को प्रीत ने शौर्य की आवाज ना आती सुन कहा।
क्यों, तुम्हारा भी कॉलेज खत्म नहीं हुआ, घर क्यों जा रही हो? अंडरस्कोर शौर्य ने पूछा। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए घर जा रही हूँ, अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। तभी रायजादा विला की गाड़ियां आकर रुकी। प्रीत कॉलेज के गेट से निकालकर दूसरी तरफ चली गई और गाड़ी में बैठ गई। आपको कितना दिन लगेगा वहां पर? अंडरस्कोर प्रीत ने पूछा। क्यों, क्या करोगी तुम? अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। कुछ नहीं, अंडरस्कोर प्रीत सर झुका बोली। ये जो बात बात पर सर झुकता हो ना, ये सर सिर्फ मेरे आगे झुकना चाहिए और किसी के नहीं। मैंने इसलिए फोन लगाया है, मेरे घर का ध्यान रखना, मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारे कारण मेरे परिवार को दिक्कत हो। रखो फोन, अंडरस्कोर शौर्य ने कहा और फोन काट कर दिया। प्रीत हैरान हो गई, अभी तक तो कितने अच्छे से बात कर रहा था और अब अचानक से क्या हो गया। कई मील दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग पूरी कांच कांच की बनी हुई थी। बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर एक कांच से बना फ्लोर, उसके अंदर एक आदमी, काली कलर की शर्ट, काला कलर का पेंट, शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका सीना साफ दिखाई दे रहा था। उसकी शर्ट के स्लीव्स मुड़े हुए थे, उसके बाल सलीके से सेट थे पर कुछ माथे पर बिखरे थे। आंखों में नींद नहीं थी। इस वक्त वहां रात हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे। वो आदमी बाहर चलती गाड़ियों को देख रहा था जो अभी तक रुकी नहीं थी। को आदमी कांच की खिड़की से बाहर देख रहा था, उसके हाथ में फोन था जिसमें एक फोटो खुली हुई थी। ये शौर्य था जो बाहर देख रहा था। उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके हाथ में, उसके मोबाइल में प्रीत की फोटो खुली हुई थी जो कि सात्विक के साथ की थी कल रात की। शौर्य ने उस फोटो को क्रॉप कर ये सिर्फ प्रीत की फोटो खोली थी। क्या नशा है उसमें जो मुझे धीरे धीरे चढ़ रहा है। उसकी खुमारी मुझे अंदर अंदर खा रही है। मैं बदलना नहीं चाहता हूं, न बदलूंगा। कहते हैं पत्थर कभी कहीं पिघलता और मैं भी नहीं पिघलूंगा, ये ढोंग है सब। अंडरस्कोर शौर्य खुद से बोला। अपने फोन को देखने लगा। प्रीत मुस्कुराती हुई उस फोटो में काफी हसीन लग रही थी। तुझसे दूर यहां तो चला आया हूं पर यह दूरी भी बड़ी मुश्किल सी लग रही है, अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। बेड पर बैठ गया, मोबाइल बंद करके। यहाँ इंडिया में गाड़ी रायजादा विला के अंदर इंटर कीर्ति बाहर ही खड़ी हुई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी हंस हंस कर। उसने जब प्रीत को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसके पास चली गई, फोन को बंद करके उसे पूछने लगी। अंडरस्कोर भाभी, आप इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गई? बस ऐसे ही, आप अकेले थे ना इसलिए आ गई। मेरा आज कॉलेज में मन भी नहीं लग रहा था, अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। वह किसी को भी बात आकर टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। कीर्ति खुश हो गई, वह वैसे भी अकेले रहकर बोर हो जाती थी। उसने प्रीत का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। भाभी थैंक यू सो मच, पता है मैं इतना बोर हो रही थी ना यहाँ पर कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। अब आप आ गए हो ना, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं क्या करना, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। प्रीत भी उसके साथ चल दी। क्या घर पर कोई नहीं है? पापा कहाँ है और दादाजी? अंडरस्कोर प्रीत ने इधर उधर देख पूछा। नहीं भाभी, घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ बस, इसलिए मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। प्रीत उसे देख बोली। अंडरस्कोर मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, जब तक आप सोचे क्या करना है। हम मूवी देखते हैं, आप कपड़े चेंज करके आए तब तक मैं अच्छी सी मूवी लगती हूँ, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। शौर्य को हुई फिर से रोबोट से जलन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। बस ऐसे ही, आप अकेले थे ना इसलिए आ गई। मेरा आज कॉलेज में मन भी नहीं लग रहा था, अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। वह किसी को भी बात आकर टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। कीर्ति खुश हो गई, वह वैसे भी अकेले रहकर बोर हो जाती थी। उसने प्रीत का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। भाभी थैंक यू सो मच, पता है मैं इतना बोर हो रही थी ना यहाँ पर कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। अब आप आ गए हो ना, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं क्या करना, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। प्रीत भी उसके साथ चल दी। क्या घर पर कोई नहीं है? पापा कहाँ है और दादाजी? अंडरस्कोर प्रीत ने इधर उधर देख पूछा। नहीं भाभी, घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ बस, इसलिए मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। प्रीत उसे देख बोली। अंडरस्कोर मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, जब तक आप सोचे क्या करना है। हम मूवी देखते हैं, आप कपड़े चेंज करके आए तब तक मैं अच्छी सी मूवी लगती हूँ, अंडरस्कोर कीर्ति ने कहा। यू अब आगे। प्रीत जल्दी जल्दी रूम में चली गई। उसने जैसे ही गेट खोल, सामने रोबोट खड़ा हुआ था। उसे ऐसे अचानक खड़ा देख को डर गई, उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं हुई थी। तुम ऐसे बीच में क्यों खड़े रहते हो? मुझे डर लगता है, अंडरस्कोर प्रीत अपने सीने में हाथ रख बोली। बॉस का मैसेज आया है, उनका कहना है कि मैं आपके सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करूं, अंडरस्कोर रोबोट प्रीत के पास आकर रुक गया। पर क्यों, मैं खुद कर लूंगी, अंडरस्कोर प्रीत आराम से सोफे में बैठ बोली। बॉस का ऑर्डर है और मैं बॉस के ऑर्डर सारे फॉलो करता हूँ, अंडरस्कोर रोबोट ने कहा। प्रीत के हाथ से बैग लेकर बुक्स निकल लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? अंडरस्कोर प्रीत उसे अपना बैग खाली करते देख बोली। मैं आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, अंडरस्कोर रोबोट ने कहा। बॉस ने कहा है आप आज कॉलेज से जल्दी आ गई है तो मैं आपको घर पर बैठकर पढ़ाऊं, अंडरस्कोर रोबोट ने कहा। पर मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, मुझे अभी पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं अभी कीर्ति के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, जब मैं वहां से आऊंगी तब पढ़ाई कर लूंगी पक्का, अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। बॉस के ऑर्डर है, मैं आपकी कोई भी बात ना सुनूं और आपको पढ़ाई करने में हेल्प करूं। जब बॉस ने ऑर्डर दे दिया है तो मेरी तरफ से भी ना है, अंडरस्कोर रोबोट ने कहा। पर कृति मेरा वेट कर रही है नीचे, अंडरस्कोर प्रीत ने कहा।
रोबोट ने नीचे गिरा प्रीत का फोन उठाकर उसे पकड़ा दिया, उससे कहा अंडरस्को आप उन्हें फोन लगाकर उनसे कह दीजिए कि आप पढ़ाई करके आएंगी। प्रीत मुंह बनाकर फोन करने लगी। कीर्ति नीचे प्रीत का इंतजार कर रही थी, जैसे ही प्रीत का फोन आया उसने जल्दी से उठा लिया। कीर्ति आई एम सॉरी मैं मूवी नहीं देख सकती हूँ, एक्चुअली मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और तुम्हारे भैया ने मुझे सिलेबस कंप्लीट करने के ऑर्डर दिए हैं अंडरस्को प्रीत ने धीरे से कहा। कीर्ति बस हाँ कह दी। प्रीत फोन रखकर वॉशरूम कपड़े चेंज करने चली गई। रोबोट ने प्रीत की बुक्स उठाकर टेबल में रख दी, प्रीत का मोबाइल चार्ज में लगा दिया। प्रीत अपने कपड़े चेंज कर आई, उसने साड़ी पहन ली थी फिर से। रोबोट को देखा जो उसकी बुक्स को देख रहा था। इतनी गंदी राइटिंग क्यों है अंडरस्को रोबोट प्रीत की कॉपी उसे दिखा बोला। प्रीत उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई, उसने धीरे से कहा अंडरस्को पहले मैं ऐसा नहीं लिखती थी, पहले मेरी बहुत अच्छी राइटिंग थी पर अभी बहुत टाइम हो गया ना मुझे न लिखते हुए, तो बस कोई बात नहीं, आप रोज अब 2 पेज राइटिंग करेंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी करवा देंगे अंडरस्को रोबोट ने कहा। चेयर को खींच दिया, प्रीत उसमें बैठ गई, अपनी बुक्स देखने लगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बॉस कहाँ गए हैं अंडरस्को प्रीत ने धीरे से कहा। मुझे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी देने से मना किया गया है अंडरस्को रोबोट ने कहा। प्रीत मुंह बनाकर पढ़ाई करने लगी, उसे बिल्कुल भी लिखना नहीं आ रहा था, इस गुस्सा आ रही थी, उसे अभी नहीं पढ़ना था लेकिन ये रोबोट उसे जाने ही नहीं दे रहा था, वह बोर हो रही थी। उसने रोबोट को देखा जो उसके बाजू में खड़ा होकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। क्या मैं पानी पीने नीचे जा सकती हूँ अंडरस्को प्रीत खड़े होते हुए बोली। आपको प्यास नहीं लगी है लेकिन मैं आपके लिए पानी ला देता हूँ अंडरस्को रोबोट ने कहा और बेड के पास रखा जग उठाकर उसके पास आने लगा। प्रीत ये देखकर हैरान हो गई, इसे कैसे पता चला कि उसे प्यास नहीं लगी है, वह तो यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रही है। मुझे लगता है आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है अंडरस्को रोबोट ने कहा। प्रीत हाथ में पकड़ा पेन को टेबल पर रख बोली अंडरस्को मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं है, मैंने बोला ना मैं शाम को पढ़ लूंगी। ठीक है हम कुछ और करते हैं अंडरस्को रोबोट ने कहा। कई सारे कलर पेपर निकला ड्रोज से। प्रीत उसे देखने लगी। रोबोट ने एक पेपर से चिड़िया बना दी कुछ ही सेकंड में। प्रीत हैरान हो गई, उसने चिड़िया को हाथ में लेते हुए कहा अंडरस्को ये कैसे बनाया तुमने? मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, मुझे कई सारी चीज आती है बनाना अंडरस्को रोबोट ने कहा। कलर पेपर लेकर एक हाथी बनाकर प्रीत को दिखा दिया। मुझे भी यह सीखना है अंडरस्को प्रीत खुश हो गई, सारे पेपर लेकर जमीन में बैठ गई। रोबोट उसे धीरे धीरे सिखाने लगा। प्रीत अच्छे से एंजॉय करके उसे बना रही थी, उसके बाल बार बार उसके आंखों के सामने आ रहे थे, वो उसे कान के पीछे करती फिर आ जाते। तभी रोबोट ने अपने माथे पर एक बटन प्रेस किया, प्रीत की कई सारी फोटो क्लिक हो गई। प्रीत को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी फोटोज ली गई है। रोबोट ने अपने सॉफ्टवेयर से शौर्य का नंबर निकला और उसके व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। प्रीत अपने में मगन थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। रोबोट ने अपनी हथेली खोली, उसकी हथेली में भी एक कैमरा लगा हुआ था। रोबोट ने अपना हाथ ऊपर किया और उसमें से एक फोटो क्लिक कर दी प्रीत के साथ, उसकी आंखों में दिल की इमोजी आ रही थी। उसने वह फोटो भी शौर्य को सेंड कर दी। यहाँ पर बड़ी सी कांच की बिल्डिंग में जिसमें बड़े बड़े गोल्डन अक्षर से लिखा था रायजादा रेसिडेंसी, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर पूरा खाली था, बस एक ही रूम था। शौर्य इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में लगातार मैसेज आए, उसने अपना मोबाइल देखा जिसमें उसके पर्सनल सॉफ्टवेयर से मैसेज आया था। वह समझ गया रोबोट ने जरूर से कुछ ना कुछ भेजो, उसने उसे खोल कर देखा, उसकी आंखें सख्त हो, वह गुस्से से लाल हो गया। उसने तो रोबोट को प्रीत को पढ़ाने के लिए कहा था पर ये दोनों वहां मस्ती कर रहे हैं और यह कर रहे हैं। उसने गुस्से में और फोटो देखी, एक फोटो में उसकी नजर टिक गई जिसमें प्रीत अपना बाल कान के पीछे कर रही थी और चेहरे में बेशकीमती स्माइल थी जिसमें वो बड़ी मासूम लग रही थी। शौर्य की नजर रोबोट पर गई जिसकी आंख में लव का निशान आ रहा था। यू अंडरस्को शौर्य के हाथ मोबाइल में कस गए। उसने तेज आवाज में यार मैसेज टाइप करने लगा, कहा अंडरस्को यू बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? आने दो मुझे, जितना तुम उसे देख रहे हो ना तुम्हारी अगर आंखें न निकाल ली तो मेरा नाम भी शौर्य सिंह रायजादा नहीं। तभी उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था अंडरस्को मेरी आंखें ही नहीं है अंडरस्को। ये मैसेज उसे रोबोट ने अपने सॉफ्टवेयर से भेजा था। कोई बात नहीं, जब तक आप यहाँ पर नहीं है मैं मैम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा अंडरस्को रोबोट का दूसरा मैसेज आया। शौर्य के तन बदन में आग लग गई, उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने प्रीत को रोबोट से क्यों मिलवाया, ये रोबोट से जलने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहा है। प्रीत ये दो लोगों की लड़ाई से अनजान अपने में मगन पेपर के हाथी घोड़ा बना रही थी। तभी प्रीत का फोन बजा। उसने अपने मोबाइल में देखा शौर्य का नंबर आ रहा था। शौर्य को फिर से फोन करता देख हैरान हो गई, उसने जल्दी से फोन उठाकर कान में लगा लिया। दूसरी तरफ से शौर्य की गुस्से में आवाज आए, अंडरस्को तुम्हें उसके साथ पढ़ने के लिए बोला है ना कि यह पेपर के हाथी घोड़े बनाने को। प्रीत कुछ बोल ही नहीं पाई, वह तो हैरान हो गई, वह पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगी। शौर्य को कैसे पता चला कि वह हाथी घोड़े बना रही है, क्या कर रही है, रूम कैमरा लगा हुआ है क्या जो उसे पता चल गया? इधर उधर देखना बंद करो और सीधे कान खोल कर मेरी बात सुनो, उस रोबोट से दूर रहना, उससे कोई जरूरत नहीं है बात करने की और तुम रूम में नहीं आओगी, तुम आज से कीर्ति के पास सोओगी जब तक मैं नहीं आ जाता अंडरस्को शौर्य ने गुस्से में कहा और फोन काट कर दिया।
प्रीत उसकी बात का जवाब ही नहीं दे पाई, वह तो पूरी हैरान हो गई। शौर्य को कैसे पता चला कि वह पढ़ नहीं रही है, और दूसरा, उसने रूम में आने को क्यों मना किया, क्या उसे विश्वास नहीं है उसके ऊपर, और तीसरा, रोबोट से दूर रहने को क्यों कहा, अब उसने क्या कर दिया जो वह उस पर इतना गुस्सा कर रहा था। प्रीत कुछ भी नहीं बोल पाई, बस अपना सामान, बैग और कुछ कपड़े उठाकर बैग में भर ली रूम से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही रोबोट ने शौर्य को एक मैसेज किया, अंडरस्को बॉस, यह आपने गलत किया, आपने मेरी मैडम को मुझसे दूर कर दिया, आप बहुत गंदे हो। शट अप, उससे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो मैं आकर बताता हूँ, अंडरस्को शौर्य ने गुस्से में कहा। प्रीत नीचे आए अपना सामान लेकर। कीर्ति अभी हाल में बैठी टीवी में मूवी देख रही थी। प्रीत को ऐसे सामान लता देखो हैरान हो गई। उसने उसे देख पूछा, अंडरस्को भाभी क्या हुआ, आप अपना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? आपके कमरे में आपके साथ रहने आपके भैया के ऑर्डर है कि मैं अकेले ना रहूं रूम में, अंडरस्को प्रीत ने धीरे से कहा। ओह अच्छा है, भाई को आपकी फिक्र है, आप अकेले रूम में रहोगे तो डर जाओगे, इसलिए उन्होंने आपको मेरे रूम में भेज दिया। भाई आपकी कितनी फिक्र करते हैं, कीर्ति ने धीरे से कहा। अंडरस्को एक वो है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, अंडरस्को कीर्ति ने कहा। फिक्र करते हैं ऐसे गुस्से में, ऐसी फिक्र कौन करता है, अंडरस्को प्रीत मन में बोली। प्रीत बैग लेकर कीर्ति के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने रूम में सारा सामान रखा और फिर दोनों आराम से मूवी देखने लगी। प्रीत को भी कीर्ति के साथ अच्छा लग रहा था, दोनों की बॉन्डिंग अब काफी अच्छी हो गई थी, दोनों को दोनों का साथ बोरिंग नहीं लगता था, हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। है तो मैं बता दूं, यह मेरी दूसरी स्टोरी किसी से प्यार हो जाए की लिंक है, अगर स्टोरी की लिंक नहीं खुल रही है तो मेरी इड में जाकर चेक करो डिना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, आपके कमरे में आपके साथ रहने आपके भैया के ऑर्डर है कि मैं अकेले ना रहूं रूम में, अंडरस्को प्रीत ने धीरे से कहा। ओह अच्छा है, भाई को आपकी फिक्र है, आप अकेले रूम में रहोगे तो डर जाओगे, इसलिए उन्होंने आपको मेरे रूम में भेज दिया। भाई आपकी कितनी फिक्र करते हैं, कीर्ति ने धीरे से कहा। अंडरस्को एक वो है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, अंडरस्को कीर्ति ने कहा। फिक्र करते हैं ऐसे गुस्से में, ऐसी फिक्र कौन करता है, अंडरस्को प्रीत मन में बोली। प्रीत बैग लेकर कीर्ति के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने रूम में सारा सामान रखा और फिर दोनों आराम से मूवी देखने लगी। प्रीत को भी कीर्ति के साथ अच्छा लग रहा था, दोनों की बॉन्डिंग अब काफी अच्छी हो गई थी, दोनों को दोनों का साथ बोरिंग नहीं लगता था, हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। अब आगे, सात्विक मिराज विराज घर आए। पांचों ने मिलकर खूब मस्ती की। शाम को जब सब घर पर आए तो बाहर खाना खाने का प्लान बन गया। प्रीत भी पहली बार कहीं बाहर डिनर पर जाने वाली थी। कीर्ति प्रीत दोनों रूम में रेडी हो रही थी। भाभी आप क्या पहनने वाले हो, अंडरस्को कीर्ति मेकअप करते हुए प्रीत से पूछा। मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, अंडरस्को प्रीत ने कहा। साड़ी यार कितने बोरिंग हो आप, अच्छा सा पहनना, हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं, अंडरस्को कीर्ति ने कहा। पूरी फैमिली जा रही है, सबके साथ अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं बेटी थोड़ी ना हूँ, इस घर की बहू हूँ, मुझे भी तो कुछ इज्जत रखनी पड़ेगी ना, अंडरस्को प्रीत ने कहा। वह रूम से बाहर निकल गई, वह रूम में जाने लगी अपने, क्योंकि उसने तो नॉर्मल डेली वियर लेकर आई थी और कॉलेज के कपड़े अब बाहर डिनर पर जा रहे थे, उसके लिए वह कपड़े लेकर नहीं आई थी, इसलिए वह कपड़े लेने जा रही थी। वह सीढ़ियां चढ़कर फ्लो के पास ही आई थी कि उसे याद आया शौर्य ने मना किया है रूम में आने से, अगर वह रूम में गई तो पक्का वह गुस्सा करेगा, उसने सोचा एक बार उसे फोन कर लेती है। उसने कमर में रखा फोन को निकला, उसके शौर्य को फोन मिला दिया पर झट से कॉल कट कर दी। ये करने जा रही थी प्रीत, तुझे पता भी है अगर उन्होंने तुझसे बात करने की जगह गुस्सा किया तो नहीं नहीं रहने दे, मत कर बात, जो कपड़े हैं वही पहन ले, अंडरस्को प्रीत खुद से बोली। फ्लो से नीचे जाने लगी, तभी उसका फोन बज, उसने अपना फोन देखा तो उसमें शौर्य का फोन आ रहा था, मतलब उसे रिंग जा चुकी थी। हिर ने फोन उठा लिया, अगर वह फोन नहीं उठाएगी तो शौर्य गुस्सा करेगा जैसे सुबह किया था। बोलो फोन क्यों कट किया, अंडरस्को दूसरी तरफ से शौर्य की भारी आवाज आई। वो मैं ये कह रही थी मैं रूम में जा रही हूँ, अंडरस्को प्रीत अटकते हुए बोली। क्यों जाना है एक बार में समझ में नहीं आती है, क्या मैंने मना किया है रूम में जाने से, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत उसकी बात सुन आंख बंद कर ली कसकर। वो कपड़े लेने जाना था, आज सब बाहर डिनर पर जा रहे हैं, अंडरस्को प्रीत जल्दी से बोली। शौर्य उसकी आवाज बात सुनकर काफी देर तक शांत हो गया। ठीक है जाओ लेकर आओ और जल्दी बाहर निकल जाना, उस रोबो से बात करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्को शौर्य ने कहा। कॉल कट कर दिया। प्रीत फोन काटते ही भागते ही रूम में गई, गेट खोलकर अंदर चली गई। रोबोट पहले से ही खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। प्रीत अपने कपड़े निकलकर रूम से भाग गई, रोबोट बस उसे जाता देखता रहा, वो उदास हो गया। प्रीत ने उससे बात नहीं की, वो अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। प्रीत नीचे आई कीर्ति के रूम में। कीर्ति आधी रेडी हो चुकी थी, उसने कपड़े भी पहन लिए थे। उसने प्रीत को देख कहा, अंडरस्को भाभी कितना वक्त लगेगा आपको? बस मुझे 15 मिनट लगेगा, आप जब तक बाहर जाए मैं जल्दी रेडी होकर आती हूँ, अंडरस्को प्रीत ने कहा। कीर्ति हाँ में सर हिलाकर रूम से चली गई। प्रीत ने गेट को लगाया और अपनी साड़ी पहनने लगी। बाहर सब रेडी हो गए थे। हॉल में खड़े हुए थे सात्विक मिराज विराज राजवीर जी दादाजी सीमा जी अजय जी कीर्ति। बस इंतजार था प्रीत का। कीर्ति ने बता दिया था कि प्रीत अभी अभी रेडी होने गई है तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा, किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि अभी टाइम ही बहुत कम हुआ था।
15 मिनट में प्रीत बाहर निकली। उसने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी जिसमें उसने पतला सा प्लेट का पल्ला लिया था। हाथ में रेड चूड़े पहनी थी जो काफी अच्छे लग रहे थे। मैचिंग में बालों को एक तरफ कर कान में इयरिंग्स, होठ में रेड न्यूड लिपस्टिक। वहाँ ओ भाभी अंडरस्को कीर्ति प्रीत के पास चली गई। भाभी आप साड़ी में भी बवाल लगते हो अंडरस्को कीर्ति ने कहा। प्रीत बस हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो चलते हैं अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। सब बाहर निकल गए। एक गाड़ी में राजवीर जी, दादाजी और मिराज बैठे थे। दूसरी में सात्विक, कीर्ति और प्रीत। तीसरी में अजय जी, सीमा जी और विराज बैठा था। कीर्ति गाड़ी में बैठे कई सारी फोटो ले रही थी। अलग अलग एंगल से उसने प्रीत के कंधे को पकड़ा और उसे अपने कमरे में एडजस्ट किया। भाभी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाओ यार, मस्ती करो, एंजॉय करो अंडरस्को कीर्ति हंसते हुए बोली। प्रीत उसे देख बोली अंडरस्को खुशी चेहरे से दिखने से थोड़ी होती है, वो तो अंदर से होती है। चेहरे पर दिखाई खुशी है दिखावटी होती है, लेकिन दिल की खुशी दिखती नहीं है, ना दिखावटी होती है। ओहो भाभी आप भी ना बड़े पुराने जमाने की हो, आपको पूरा नया बनाना पड़ेगा हमें अंडरस्को कीर्ति ने कहा। प्रीत के साथ फोटो लेने लगी। आधे घंटे में उनकी गाड़ियां एक बड़े से होटल में आकर रुकी। द रोज गुलाब। यह एक 5 स्टार होटल था और हर चीज यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मिलती ना हो, चाहे वह कोई भी कंट्री की हो। हर चीज की फैसिलिटी थी यहाँ पर। पूरी होटल एक गोल्डन कलर के पेंट से पुती हुई थी जिस पर एक लाइट चमक रही थी और लिखा था होटल का नाम द रोज RS इंडस्ट्री। मतलब साफ था ये होटल रायजादा इंडस्ट्रीज के अंडर आती थी। यह अभी की नहीं थी होटल, ये दादा के टाइम की होटल थी। उन्होंने पहले बहुत छोटी सी होटल बनवाई थी, लेकिन होटल इतनी अच्छी चली कि वह खुद अपने दम पर खड़ी हो गई और एक 5 स्टार होटल बन गई। चलो अंदर चलते हैं अंडरस्को राजवीर जी सबको देख बोले। दादाजी का हाथ पकड़ लिए। सात्विक ने भी दूसरा हाथ पकड़ लिया दादाजी का। सब लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। होटल के मैनेजर ने जैसे ही देखा कि उनके मालिक आए हैं, वह अपने सारे काम छोड़कर उन्हें के पास आ गया और उनका वेलकम करने लगा। वेलकम सर अंडरस्को मैनेजर सर झुका बोला दादाजी के सामने। दादाजी उसकी बात सुन बोले अंडरस्को कैसा चल रहा है कमल, सब बढ़िया है ना होटल में? जी मालिक सब अच्छा है और आप देख लीजिए अंडरस्को मैनेजर ने कहा। एक एक कर सब अंदर जाने लगे। प्रीत कीर्ति का हाथ पकड़ी हुई थी। उसने पहली बार ये सब देखा था, इतनी बड़ी होटल। उसमें तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी बड़ी होटल में खाना खाएगा। उसकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई। भाभी आपको पता इस होटल की एक खास बात है अंडरस्को कीर्ति प्रीत को देख बोली। नहीं पता अंडरस्को प्रीत उसे देख बोली। इस होटल में भाई को सारे अवार्ड्स मिले हैं बिजनेस के घर पर जितने रखे हैं, बस एक अवार्ड छोड़कर जो कि था वर्ल्ड बिजनेसमैन का, वो उन्हें लंदन में मिला था अंडरस्को कीर्ति ने कहा। प्रीत बस हाँ में सर हिला दी। उसे प्राउड हो रहा था कि उसका पति इतना काबिल है। सब लोग लिफ्ट में चढ़ गए। भाभी यहाँ का टॉप फ्लोर सबसे खूबसूरत है और पता है वहां से ना हमारा शहर दिखता है अंडरस्को मिराज ने कहा। प्रीत बस मुस्कुरा दी। उसे तो कभी कभी बहुत अजीब लगता था, इस इन सब की आदत नहीं थी। फिर कभी कभी वह सोचती थी कल को आकर शौर्य ने उसे छोड़ दिया तो फिर क्या करेगी वह। उसे इन सब की आदत नहीं डालनी थी। उसे सिर्फ शुद्ध एक नॉर्मल लड़की की तरह रहना था जिसकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव थी, कई सारी कठिनाइयां थी। यहाँ पर उसे हर चीज सामने ही मिल जाती थी जो वह मांगती थी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर खुली। सब लोग टॉप फ्लोर पर आए। ये सबसे ऊपर का हिस्सा था और यह छत भी था एक तरीके से, लेकिन इस छत को खूब अच्छे से तैयार किया गया था। कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, लाल हरा कारपेट बिछा था, कई सारी अच्छी टेबल चेयर सोफे लगे हुए थे और आसमान खुला। वहां का नजारा काफी खूबसूरत था। मिराज ने प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक किनारे पर लेकर चला गया। वह देखो भाभी यहाँ से हमारा शहर कितना खूबसूरत लग रहा है ना अंडरस्को मिराज प्रीत को सामने दिखा बोला। प्रीत भी सामने देखने लगी। सच में वहां का नजारा काफी खूबसूरत था। रात में अंधेरा और घरों की लाइट, गाड़ियों की लाइट दिखाई दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा और गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, ऊपर से हर चीज खूबसूरत लग रही थी। देखा भाभी आया ना आपको पसंद अंडरस्को मिराज खुश होते हुए बोला। प्रीत के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ गई। सच में उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कीर्ति ने उनकी फोटोज क्लिक कर ली। भाभी आप ऐसे ही हंसा करो, आप बहुत खूबसूरत लगते हो अंडरस्को सात्विक ने कहा। और हंसता कौन है मुझे, आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं अंडरस्को प्रीत खुश होते हुए बोली। चलो नजारा देख लिया हो तो खाना ऑर्डर करो, मुझे दवाई भी लेनी है अंडरस्को दादाजी ने कहा। वो मेन्यू कार्ड देखने लगे। सब लोग एक जगह पर आकर बैठ गए। उसे एरिया में सिर्फ वही लोग थे। जब रायजादा फैमिली डिनर पर आती थी तब वह एरिया पूरा खाली ही रहता था। दादाजी ने कई तरीके के पकवान ऑर्डर किया और सब ने अपना अपना। प्रीत को कुछ समझ में नहीं आता इसलिए उसने ये कह दिया जो आप लोग ऑर्डर करोगे वह खा लेगी। आधे घंटे में पूरी टेबल भरी हुई थी। तभी एक ट्राली आई। सब लोग उसे ट्राली को देखने वालों की अब इसमें क्या आया है, जो लोगों ने ऑर्डर किया था वह तो आ चुका है। वेटर में दादाजी की प्लेट उठाए और उसे सीधी कर दिया और जो ट्राली लेकर आया था उसमें रखा खाना उठाकर दादाजी की प्लेट में रख दिया और सर झुकाकर बोला अंडरस्को सर आपका ऑर्डर। पर हमने यह ऑर्डर नहीं किया था अंडरस्को दादाजी इस प्लेट को देखकर मुंह बनाते हुए बोले, क्योंकि उसमें हरी सब्जियां रखी हुई थी जो घर में भी कहते थे। सर यह बॉस ने ऑर्डर किया है आपके लिए, उनका कहना है कि आपको ये सब खाना ना दिया जाए और आप यही खाना खाएं अंडरस्को वेटर ने कहा।
तुमसे शौर्य ने कहा उस लड़के को कैसे पता चल गया कि हम डिनर करने आए हैं अंडरस्कोर दादाजी ने कहा। शौर्य का नाम सुनकर सब लोग वेटर को देखने लगे। शौर्य का देखना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, पर हमने यह ऑर्डर नहीं किया था अंडरस्कोर दादाजी इस प्लेट को देखकर मुंह बनाते हुए बोले क्योंकि उसमें हरी सब्जियां रखी हुई थी जो घर में भी कहते थे। सर यह बॉस ने ऑर्डर किया है आपके लिए, उनका कहना है कि आपको ये सब खाना ना दिया जाए और आप यही खाना खाएं अंडरस्कोर वेटर ने कहा। तुमसे शौर्य ने कहा उस लड़के को कैसे पता चल गया कि हम डिनर करने आए हैं अंडरस्कोर दादाजी ने कहा। शौर्य का नाम सुनकर सब लोग वेटर को देखने लगे। अब आगे। सब लोग हैरान हो गए। आपको भाई का फोन कब आया अंडरस्कोर सात्विक ने पूछा। सर हमारे मैनेजर के पास फोन आया था बॉस का, उन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो सारी व्यवस्था देख ले अंडरस्कोर वेटर ने कहा। ठीक है जाओ अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। वेटर वहां से सर हिलाकर चला गया। सब लोग खाने को देखने लगे, फिर दादाजी को जो खाने को ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी प्लेट में भी देखा जिसमें सब्जियां रखी हुई थी। ये देखकर उनका मुंह बन गया। क्या उनका ये नालायक पोता कहीं पीछे नहीं छोड़ सकता, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है और यह सब खिलाता रहता है। चलो खाना शुरू करते हैं अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। सब एक के बाद एक खाने पर टूट गए। कितने दिन बाद उन लोगों ने इतना अच्छा खाना खाया था। हाँ खाना बनता अच्छा था उनके घर में, पर इतना ज्यादा तेल मसाले का नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पर वह लोग फ्री थे। और आज तो शौर्य भी नहीं था। सब खाना खा रहे थे। प्रीत धीरे धीरे खा रही थी, उसकी इतनी आदत अभी भी नहीं थी खाने की। उसे अभी भी खाने के नाम पर वही अपनी पुरानी चीज याद आ जाती थी। तभी सात्विक का फोन बजा। सात्विक ने अपने फोन को देखा जिसमें भाई नाम शो हो रहा था। उसने जैसे ही शौर्य का फोन आता देखा उसे खांसी आ गई और वह जोर जोर से खांसने नहीं लगा। उसे खस्ता देख प्रीत ने जल्दी से उसे पानी का ग्लास दे दिया, उसके पास आ गई और उसकी पीठ को रब करने लगी। क्या हुआ तुम्हें अंडरस्कोर राजवीर जी उसे देख बोले। मैं ठीक हूँ भाभी अंडरस्कोर सात्विक खुद को शांत करते हुए बोला। प्रीत अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से खांसने क्यों लगे, किसका फोन आया है अंडरस्कोर अजय जी ने पूछा। भाई का फोन आ रहा है और वह भी वीडियो कॉलिंग अंडरस्कोर सात्विक सबको देख बोला। सब लोग हैरान हो गए। वीडियो कॉलिंग शौर्य की, उसने क्यों फोन किया। उठा उठा जल्दी अंडरस्कोर मिराज ने कहा। आधा खाना उठाकर दूसरे टेबल में रख दिया, जल्दी जल्दी मिठाई जलेबी। दादाजी अपनी खाने से भरी थाली उठाकर सब्जी वाली थाली रख लिए और ऐसे दिखाने लगे जैसे वही खा रहे हो। सात्विक ने फोन उठाया, सामने शौर्य दिखा। सात्विक उसे देख बोला अंडरस्कोर हाँ भाई बोलिए। इतना देर लगता है फोन उठाने में अंडरस्कोर शौर्य की गुस्से भरी आवाज सबके कानों में सुनाई दी। वह भाई खाना खा रहे थे ना, तो मोबाइल पॉकेट में था तो निकालने में वक्त लग गया। अंडरस्कोर सात्विक स्माइल करते हुए दांत दिखाने लगा। अपने गंदे दांत निकलना बंद करो और सबके साइड कैमरा दिखाओ अंडरस्कोर शौर्य उसे देख बोला। जी भाई अंडरस्कोर सात्विक का मुंह बंद हो गया, उसने सबके तरफ कर दिया। शौर्य सबको देखने लगा, उसकी नज़र सबकी प्लेट पर थी, वह सबकी प्लेट को देख रहा था कौन क्या खा रहा है। तभी उसने राजवीर जी की प्लेट को देखते हुए कहा अंडरस्कोर आपको इतना मसाला खाने को मना किया है ना, समझ में नहीं आती क्या। राजवीर जी उसकी बात सुन हड़बड़ते हुए बोले अंडरस्कोर नहीं बेटा मसाला नहीं है, ये पत्ते की सब्जी है, देख तू ही। राजवीर जी कटोरी दिखा बोले। शौर्य उन्हें घूरते हुए बोला अंडरस्कोर आप सब लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या। जो वो कहते कहते रुक गया। सात्विक ने अचानक से मोबाइल का बैक कैमरा चालू कर दिया जिससे शौर्य को प्रीत दिखने लगी। प्रीत एक तरफ कोने में बैठी थी जिससे सब लोग दिख रहे थे, पहले शौर्य को बस प्रीत नहीं। शौर्य रुक गया, बस एक टक प्रीत को देखने लगा जो शौर्य की बात आवाज सुन रही थी और चम्मच को हिला रही थी। उसकी प्लेट में जरा सा ही खाना था। सब लोग ऐसे अचानक से शौर्य को शांत होता देख बस और कोई देखने लगे जो एक टक प्रीत को देख रहा था। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, चलो कोई तो है, जिसे देखकर शौर्य का गुस्सा शांत हो गया। शौर्य बस प्रीत को देख रहा था जिसके बाल उड़ रहे थे, धीरे धीरे खाने को चबा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज दुनिया भर का सारा खाना उसने खाया है और धीरे 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 चबा जाएगी वह, जबकि उसके मुंह में इतना सा खाना था जिसे वह बार 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 चबा रही थी। सब लोग प्रीत को देखने लगे। प्रीत अपना सर उठाकर सबको देखा, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उसने धीरे से सबसे कहा अंडरस्कोर क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा खाओ तुम खाना अंडरस्कोर। सब लोग खाना खाने लगे अपना अपना। अब उन लोगों को फिक्र नहीं थी क्योंकि शौर्य का ध्यान तो उन लोगों से हट ही चुका था। भाभी और क्या दूं अंडरस्कोर सात्विक प्रेरित प्लेट को देख बोला। उसके हाथ में फोन अभी भी था, उसने फोन को पानी के जग से टिका दिया जिससे प्रीत आराम से दिख सके और उसके भाई का रिएक्शन किसी को भी ना दिखे। प्रीत ने न में सर हिला दिया। शौर्य बस प्रीत को देख रहा था। वो ब्लैक साड़ी में कितनी प्यारी लग रही थी, वह सोच भी नहीं सकता था कितनी ही लड़कियों को उसने देखा हो, लेकिन वह मानता था प्रीत से खूबसूरत कोई नहीं है। पता नहीं उसमें ऐसा है क्या, जब भी वह उसे देखा है तो बस मन करता है पूरी दुनिया से छुपा ले उसे। भाभी क्या आपको भाई की याद नहीं आती अंडरस्कोर मिराज आंख मारते हुए प्रीत को देख बोला। सारे बच्चे एक तरफ बैठे हुए थे और एक तरफ बड़े लोग, तो किसी को उनकी बात समझ नहीं आएगी, धीरे बोलेंगे तो।
प्रीत मिराज को देखने लगी। शौर्य भी उसके सवाल सुनकर प्रीत के जवाब का इंतजार करने लगा। प्रीत सभी बड़ों को देखने लगी जो अपने खाने में व्यस्त थे। मिराज ने फिर कहा, अंडस्को भाभी, वह लोगों को आज सुनाई नहीं देगी, वैसे भी आप बहुत धीरे बोलते हो। हाँ भाभी बताओ, क्या आपको भाई की याद आए? अंडस्को सात्विक ने पूछा। अरे कैसे आएगी भाभी को याद, कितने ही बार भाई ने भाभी को फोन करके बात कर चुके हैं, और पता है भाई ने क्या कहा है भाभी से कि भाभी मेरे रूम में साथ में रहे, तभी तो भाभी पूरे दिन भर मेरे ही साथ थी। अंडस्को कीर्ति जल्दी से हंसते हुए बोली। प्रीत के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना सर झुका लिया। उसे पता था ऐसा कुछ नहीं है उसके और शौर्य के बीच में, लेकिन जब भी शौर्य का नाम लेता था कोई तो उसके गाल जरूर लाल हो जाते थे। ओह तो कैसे याद आएगी भाभी को, अंडस्को मिराज ने कहा। प्रीत बस सर नीचे किए हल्की सी स्माइल कर दी। शौर्य उस बेदाग चेहरे को देख रहा था जिसमें बस एक छोटी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल कितनी प्यारी थी ना, बिल्कुल निश्चल की वह लड़की थी जो कि डिमांड नहीं कर रही थी उससे। अगर कोई और होती तो अपने आप को यहाँ की मालकिन समझने लगते, भले ही शौर्य ने उसे एक्सेप्ट किया होता या नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आप भाई से कुछ कहना चाहते हो? अंडस्को सात्विक प्रीत को देख बोला। आपके भाई कब आएंगे? अंडस्को प्रीत सात्विक को देख धीरे से बोली। ओह मेरी प्यारी भाभी, भाई ने आपको बताया नहीं वह कब लौट रहे हैं? अंडस्को मिराज ने कहा। उन्होंने तो जाने का भी नहीं बताया था, बस अच्छा नहीं लगा वो बिना बताए चले गए। क्या वह मेरी वजह से गए हैं? अंडस्को प्रीत सबको देख बोली। नहीं भाभी, भाई अपने काम से गए हैं कंपनी के, और वह तो जाते रहते हैं, कभी कभी तो वह महीने महीने में आते हैं। अंडस्को विराज ने प्रीत को समझा कहा। 1 महीने? अंडस्को प्रीत उदास होकर बोली। 1 महीने को कैसे रहेगी शौर्य के बिना, और शौर्य ने तो बताया भी नहीं उसे। भाभी अपना भाई को फोन करके पूछ लेना कि भाई कब आएंगे। ठीक है अभी हम खाना खाते हैं, अंडस्को सात्विक ने कहा। फोन कट कर दिया। प्रीत भी खाना खाने लगी। आधे घंटे में सब खाना खाकर फ्री हुए। भाई क्यों ना हम कहीं चले नाइट आउट? अंडस्को कीर्ति सात्विक मिराज विराज को देख बोली। नहीं, अगर भाई को पता चलेगा तो डांटेंगे, हम ऐसे अकेले कहीं भी नहीं जा सकते, अंडस्को सात्विक सख्त आवाज में बोला। भाई चलो ना, कुछ दिन में तो मैं चली जाऊंगी, फिर क्या घूमूंगी, पूरा दिन तो घर पर बैठे बोर होती रहती हूँ, अंडस्को कीर्ति जिद कर बोली। राजवीर जी सात्विक को देख बोले, अंडस्को जाओ ले जाओ और अपनी भाभी को भी ले जाओ, उसे घुमा देना। भाभी को कहाँ छोड़ेंगे, भाभी भी साथ चलेगी हमारे, अंडस्को कीर्ति प्रीत का हाथ पकड़ते हुए उचकते हुए बोली। ठीक है तुम लोग जाओ घूमने, गार्ड को लेते जाना, हम लोग घर जा रहे हैं, अंडस्को राजवीर जी ने कहा। सब लोग नीचे आ गए। दादाजी, सीमा जी, अजय जी और राजवीर जी चले गए। सिर्फ यही 5 बाकी रह गए थे और 8-10 गार्ड। कहाँ चलना है सोचा है? अंडस्को सात्विक कीर्ति को देख बोला। प्रीत सात्विक को देख बोली, अंडस्को मैंने सुना है यहाँ पर बहुत प्यारा समुद्र है। भाभी आपने अभी बीच को नहीं देखा है? अंडस्को मिराज प्रीत को देख बोला। प्रीत ने अपना सर न में हिला दिया। ठीक है तो हम बीच पर चलते हैं, अंडस्को कीर्ति ने कहा। वो लोग गाड़ी में बैठ गए। भाभी हम यहाँ पर भुट्टे खाएंगे गरम गरम, अंडस्को कीर्ति ने कहा। प्रीत बस मुस्कुरा दी। 15 मिनट बाद वो लोग बीच पर पहुंचे। ये समुद्र था और काफी प्यारा था। गॉड्स उन लोगों के पीछे खड़े हुए थे। प्रीत पूरे समुद्र को देख रही थी। उसने पहली बार देखा था, भले ही वह इसी शहर की हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्र के पास ले जाने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे प्रीत के बाल और तेजी से उड़ रहे थे, उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो बार बार उन्हें कान के पीछे कर रही थी। प्रीत किनारे में खड़ी हो गई, अपनी साड़ी को उठा ली जिससे समुद्र का पानी उसके पैरों से होता हुआ गया। उसे गुदगुदी हुई। कई सारे कपल वहां बैठे हुए थे जो अपने हाथों पर हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। पत्थर के पीछे छुपकर प्रीत यह सब देख रही थी। पांचों मस्ती करने लगे। प्रीत सभी को देख रही थी और गार्ड भी वही खड़े हुए थे। प्रीत को एहसास नहीं था कोई उसे कैसे देख रहा था, वह तो अपने में मगन थी। कोई उसे काफी पेनी नजर रखा हुआ था, उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। उसे एहसास भी नहीं था कि वह इंसान उसे कितनी गंदी नजर से देख रहा है। उसकी नजरें अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी और उसकी सोच और उसकी आंखों पर यह पता चल रहा था वह इंसान क्या सोच रहा है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। प्रीत का हुआ किडनैप। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे प्रीत के बाल और तेजी से उड़ रहे थे, उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो बार बार उन्हें कान के पीछे कर रही थी। प्रीत किनारे में खड़ी हो गई, अपनी साड़ी को उठा ली जिससे समुद्र का पानी उसके पैरों से होता हुआ गया। उसे गुदगुदी हुई। कई सारे कपल वहां बैठे हुए थे जो अपने हाथों पर हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। पत्थर के पीछे छुपकर प्रीत यह सब देख रही थी। पांचों मस्ती करने लगे। प्रीत सभी को देख रही थी और गार्ड भी वही खड़े हुए थे। प्रीत को एहसास नहीं था कोई उसे कैसे देख रहा था, वह तो अपने में मगन थी। कोई उसे काफी पेनी नजर रखा हुआ था, उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। उसे एहसास भी नहीं था कि वह इंसान उसे कितनी गंदी नजर से देख रहा है। उसकी नजरें अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी और उसकी सोच और उसकी आंखों पर यह पता चल रहा था वह इंसान क्या सोच रहा है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे। रात के 11 बज रहे थे, सब पानी में एंजॉय कर रहे थे। प्रीत एक चट्टान के पास खड़ी हुई थी। उसे पानी में जाने से डर लग रहा था, ऊपर से उसने साड़ी पहनी थी जो गीली हो जाती तो उससे चलते भी नहीं बनता।
तभी प्रीत को रोड साइड पर एक औरत दिखाई दी जो अपने सर पर बड़ी सी टोकनी रखी हुई थी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, हाथ में लाठी भी थी। शायद उसका करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही कमा रही थी और खुद ही अपना चला रही थी। वह औरत बार बार अपने सर पर पसीना पहुंच रही थी जिससे उसकी लाठी नीचे गिर रही थी। वह लाठी उठाने के लिए होती तो उसकी टोकनी हिल जाती। प्रीत को उस औरत को देखकर बड़ा दुख हुआ। वो सबको एक नज़र देखी, सब लोग अपने अपने मस्ती में लगे हुए थे, किसी को भी उसका ध्यान नहीं था। प्रीत ये देखकर उस औरत की तरह बढ़ गई। प्रीत वहां समुद्र से थोड़ा दूर रोड की तरफ चली गई। वो औरत झुककर लाठी उठाने लगी, तभी प्रीत ने जल्दी से लाठी उठाकर उनके हाथ में दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अंडस को औरत अपनी कांपती आवाज में बोली। प्रीत ने उनके सर से टोकनी उठा ली। अरे बेटा क्या कर रही हो, यह अंडस को औरत ने कहा। आप बताए आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ देती हूँ, ये बहुत भारी है, अंडस को प्रीत आराम से प्यार से बोली। उस औरत ने प्रीत के चेहरे में हाथ रखा। तुम बहुत प्यारी हो, अंडस को औरत ने कहा। प्रीत बस मुस्कुरा दी, तभी उसे अपना सर घूमता हुआ लगा। उसके हाथ से टोकनी नीचे गिर गई और प्रीत वहीं नीचे जमीन पर बेहोश हो गई। उसे औरत ने जैसे ही प्रीत को नीचे जमीन पर गिरा देखा, वह हैरान हो गई, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन चेंज होगा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी हथेली को देखा जिससे उसने प्रीत के चेहरे को छुआ था। उसके हाथ के बीच में एक छोटी सी सुई थी जो उसने प्रीत के चेहरे में चुभा दी थी जिससे वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटा बाद प्रीत जो बेहोश थी उसे हल्का हल्का होश आने लगा। वह अपने सर को पकड़ उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथ पर किसी चीज पर बंधे हैं, जिसे एहसास कर झट से आंखें खोल ली। उसने जैसे ही आंखें खोली उसकी आंख में तेज रोशनी पड़ी जिससे उसकी आंख कसकर बंद हो गई। उसने खुद को संभाल कर फिर धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपनी धीरे से आंख खोली और अपने सर को नीचे किया। उसकी नजर अपने हाथ पर गई जो रस्सी से बंधे हुए थे और पैर भी। ये देख वो हैरान हो गई। वह चारों तरफ अपनी नजरें फेरने लगी। यह गोदाम था जहां पर गंदगी, स्मेल और खाली कार्टून के बॉक्स और कुछ टूटा फूटा सामान डाला हुआ था। वह गोदाम काफी बड़ा था। वो वही बीच में उसे एक चेयर में बांध कर रखा हुआ था। प्रीत ये सब देखकर घबराने लगी। उसने अपने आप को देखा, वो ठीक है, उसके कपड़े भी सही सलामत है। उसका दिल घबरा रहा था, वह यहाँ पर कैसे आई, वह तो उसे औरत की मदद कर रही थी। फिर क्या हुआ उसे तो कुछ याद ही नहीं था। गोदाम का हाल देखकर उसे ये तो समझ में आ गया था कि उसे किसी ने किडनैप किया है, लेकिन कौन कर सकता है उसे किडनैप। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, वह तो आज तक कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। कहानी कुछ गलत तो नहीं होने वाला उसका। उसने कितने केस सुने थे, आस पड़ोस में लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं, लेकिन उसका अभी दिल घबरा रहा था। उसके दिल में बस शौर्य याद आ रहा था। भोले बाबा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अंडस को प्रीत मन ही मन बोली। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो शौर्य को क्या मुंह दिखाएंगी, शौर्य से क्या कहेगी। और राजवीर जी जो उस पर इतना विश्वास करते हैं वह उसे अपनाएंगे। अगर उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो क्या वह अपने घर की बहू रहने देंगे। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो क्या वह किसी को दिखाएंगी, क्या वह खुद से नजरें मिला पाएगी। प्रीत को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि जब भी उसे लगता था उसके पास खुशियां उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, तभी खुशियों उससे रूठ जाती है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये था कि शौर्य उसके पास आ रहा है और अब उसे उसकी खुशियां मिलने वाली है। एक दिन उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लेगा वो। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो शौर्य उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकल फेंकेगा जैसे घर का गंदा कूड़ा फेंकते हैं। तभी उस गोदाम का दरवाजा खुला। ये देखकर प्रीत डर गई। वो गेट के पास ही देखने लगी जिसने उसे किडनैप किया है। गेट से अंदर 2 लोग आए, उनके पीछे वही औरत थी जिसकी प्रीत मदद कर रही थी। प्रीत ने जैसे ही उस औरत को उनके साथ देखा वो हैरान हो गई। उसकी नज़र जैसे ही वह 2 लोगों के पर गई वह और ज्यादा हैरान और शौक हो गई, क्योंकि वह दोनों कोई और नहीं थे, चाची ने जिन्हें उसे बचा था। ये लोग वही थे, वह आदमी और वह औरत, दोनों भाई बहन। उसे आदमी की नज़र गधी तरीके से प्रीत को देख रही थी। वह प्रीत के पास ही चलते हुए आ रहा था। प्रीत डर से कांपने लगी। साली तू मिल ही गई, अंडस को आदमी प्रीत के चारों तरफ घूमते हुए बोला। उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी थुली को पकड़ते हुए चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, अंडस को कितना ढूंढा तुझे, जब से तुझे देखा है ना तब से ये दिल मचल रहा है। प्रीत का चेहरा छोड़कर अपने दिल पर हाथ रख मसलते हुए बोला, तुझे पाने के लिए उस दिन तो वह लड़का आकर तुझे ले गया था, लेकिन आज तू मेरे साथ है। भले ही मैं तुझसे शादी नहीं कर पाया, पर तेरे साथ सुहागरात में ही मनाऊंगा। देख, आदमी ने प्रीत का चेहरा एक तरफ कर दिया। आदमी की बहन ने एक बड़ा सा पर्दा नीचे किया जिससे सामने एक बड़ा सा पलंग बिछा हुआ था। उसमें मोगरे के फूल से सजावट की गई थी और बिस्तर में गुलाब के फूल डाले हुए थे। सारी तैयारी हो गई है हमारी सुहागरात की। वह तो तुझे छोड़कर चला गया था ना, उसने तो मना कर दिया था ना तुझे अपनी पत्नी मानने के लिए। मुझे जरूर पता है उसने तुझे छुआ भी नहीं होगा। मांग में सिंदूर भरने से और गले में मंगलसूत्र पहन लेने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। जब तक पत्नी को पति का सुख ना मिले, पर चिंता मत कर, मैं तुझे पूरा सुख दूंगा पत्नी का, अंडस को आदमी ने कहा। प्रीत उसकी बात सुन डर गई। उसके पैर कांपने लगे। ये आदमी क्या बोल रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं किसी की पत्नी हूं और तुम मुझे प्लीज छोड़ दो। मुझे क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, अंडस को प्रीत रोते हुए बोली।
छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, इतनी खूबसूरत चिड़िया हाथ लगी है और मैं छोड़ दूं तुझे पाने के लिए, तो क्या क्या नहीं किया मैंने, तू इतनी खूबसूरत है कि जी कर रहा है कि यहीं पर मसल दूं। अंडरस्को आदमी गंदी नजर प्रीत को देख बोला और उसके सीने पर देखने लगा। प्रीत का पल्ला नीचे हो गया था। प्रीत उसके ऐसे देखने से असहज महसूस कर रही थी, पर उसके हाथ बंधे थे जिसके कारण वो अपना पल्ला ठीक ही नहीं कर पाई। औरत आदमी की बहन प्रीत को देख बोली, अंडरस्को लड़की बड़ी कमाल की है मेरे भाई, तू मस्त एंजॉय कर ले इसके साथ, फिर इसे हम अपने कोठे की शान बनाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद ये कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। पति के अलावा किसी और ने जो छुआ है ऐसे इसे कोई घर पर भी नहीं रखेगा, कहाँ जाएगी, इसलिए हम इसे अपने कोठे पर रख लेंगे। जाओ तुम लोग, आज मेरी सुहागरात है। अंडरस्को आदमी अपनी पहनी शर्ट के बटन खोलने लगा। प्रीत डर गई, अपने हाथ खोलने के लिए छटपटने लगी, हिलाने लगी। तभी उस औरत आदमी की बहन ने प्रीत के चेहरे को कसकर पकड़ा, दूसरे हाथ से बाल को प्रीत के गोरे चेहरे को देखा जो पूरा लाल हो गया था। उसके ऐसे दबने से उसने कहा, अंडरस्को ज्यादा उछल कुमकी ना, तो मेरा भाई हमारे सामने सुहागरात मना लेगा, सीधे शांति से जो मेरा भाई कर रहा है उसे करने दे, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है वरना तेरी हालत होगी तो कभी सोचा भी नहीं होगा। औरत वहां से चली गई। तभी प्रीत में उसे औरत को देखा जो उसे बेहोश की थी। उसने कहा, अंडरस्को तुम जैसी औरत इस दुनिया के लिए कलंक हो, जो एक औरत को समझ नहीं पाई, तुम जैसे ही लोगों के कारण आज दुनिया किसी की मदद करने से डरती है। वो औरत हंसते हुए वहां से चली गई। अब वहां पर बस प्रीत और वो आदमी थे बस। प्रीत डर रही थी, वो बार बार मना कर रही थी, रस्सी छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार था। इतनी कोशिश मत कर जाने मन, अभी तो तुझे और फड़फड़ाना है, अभी से थक जाएगी। अंडरस्को आदमी ने कहा, बेड की तरफ चला गया। उसने एक डाबा खोला जिसमें दारू और कई सारी बोतल रखी हुई थी। उसने उसमें से एक बोतल निकली, उसका ढक्कन खोलकर पूरी बोतल अपने मुंह में लगा ली और पीने लगा। प्रीत अपने आप को छुड़ा रही थी, वो आदमी दारू पी रहा था। उसने बोतल को अपने मुंह से निकला और डब्बे से एक गोली निकल कर खा ली। प्रीत हैरान हो गई, वो आदमी पूरी तैयारी में था। प्रीत डर के कारण शौर्य को याद करने लगी। प्रीत शौर्य को याद कर मन में बोली, अंडरस्को आपको तो पता भी नहीं होगा मैं कैसी हालत में हूँ, प्लीज आ जाए मुझे बचाने, वरना मैं किसी को नहीं मुंह दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तन मन धन से सिर्फ आपकी हूँ, मैंने आपको पूरे दिल से अपना पति मन है, मैं कैसे किसी और को अपना तन दे सकती हूँ, कैसे किसी को छूने दे सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, वह आदमी मुझे छुए उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं प्रीत, तू ऐसे नहीं मर सकती, तुझे कुछ करना होगा, तुझे अभी जीना है, सबकी तुझसे बहुत उम्मीद है। प्रीत का भागना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत डर रही थी, वो बार बार मना कर रही थी, रस्सी छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार था। इतनी कोशिश मत कर जाने मन, अभी तो तुझे और फड़फड़ाना है, अभी से थक जाएगी। अंडरस्को आदमी ने कहा, बेड की तरफ चला गया। उसने एक डाबा खोला जिसमें दारू और कई सारी बोतल रखी हुई थी। उसने उसमें से एक बोतल निकली, उसका ढक्कन खोलकर पूरी बोतल अपने मुंह में लगा ली और पीने लगा। प्रीत अपने आप को छुड़ा रही थी, वो आदमी दारू पी रहा था। उसने बोतल को अपने मुंह से निकला और डब्बे से एक गोली निकल कर खा ली। प्रीत हैरान हो गई, वो आदमी पूरी तैयारी में था। प्रीत डर के कारण शौर्य को याद करने लगी। प्रीत शौर्य को याद कर मन में बोली, अंडरस्को आपको तो पता भी नहीं होगा मैं कैसी हालत में हूँ, प्लीज आ जाए मुझे बचाने, वरना मैं किसी को नहीं मुंह दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तन मन धन से सिर्फ आपकी हूँ, मैंने आपको पूरे दिल से अपना पति माना है, मैं कैसे किसी और को अपना तन दे सकती हूँ, कैसे किसी को छूने दे सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, वह आदमी मुझे छुए उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। अब आगे। प्रीत लंबी लंबी सांस लेने लगी, उसके दिल में घबराहट हो रही थी। उसने उसे आदमी को देखा जो नशे में टल्ली था, उसने 2 से 3 बोतल खत्म कर चुकी थी। वह अब चल भी नहीं पा रहा था, उसे तो होश भी नहीं था। वह प्रीत के पास आने लगा और लड़खड़ाने लगा। प्रीत उसे पास आता देख घबरा गई, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे धम्म की आवाज आई, उसने धीरे से आंख खोली, वो आदमी नीचे जमीन में गिरा हुआ था, उसके हाथ में पकड़ी हुई दारू की बोतल नीचे गिरकर टूट गई थी। वह आदमी लगभग बेहोश हो गया था। प्रीत ये देखकर शांति की सांस ली, लेकिन उसे अभी यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। उसने अपने पैरों के पास पड़ा कांच देखा जो उसे बोतल का था, जो आदमी दारू पीकर उसके पास आ रहा था, और इसकी बोतल टूट गई थी और कांच पूरे फर्श पर बिखर गए थे। प्रीत नीचे झुकने लगी, पर हाथ पैर बंधे होने के कारण कुछ कर ही नहीं पाई। उसने अपना सर नीचे किया और एक तरफ जोर का धक्का लगाया, जिससे वो चेयर सहित नीचे जमीन में गिर गई। उसके कंधे में कांच का टुकड़ा धंस गया, उसकी आह निकल गई दर्द से, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने बंधे हुए हाथ से कांच का टुकड़ा उठाया, अपने हाथ की बांधी रस्सी में चलने लगी धीरे धीरे। वो बार बार उस आदमी को भी देख रही थी, वो आदमी उठ न जाए। प्रीत के हाथ की रस्सी काट गई, जिससे उसका हाथ आजाद हो गया। उसने जल्दी से दूसरे हाथ को खोलकर पैर खोल लिए। वो चेयर से खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी। उसे भागने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर से कुछ लड़कों की आवाज आ रही थी, मतलब साफ था बाहर कोई खड़ा हुआ है उनकी निगरानी के लिए। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आदमी को देखा और फिर उसे रस्सी को जिसमें उसे बांधा गया था, उसने उसे आदमी को घसीटकर एक पिलकर पास लेकर आई। उसे आदमी के हाथ पीछे करके उसे पूरा बांध दिया, उसके मुंह में एक कपड़ा बांध दिया। वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नजर एक खिड़की पर गई जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वहां पर कई सारे कार्टून रखे हुए थे।
उसे वो देख एक किरण नजर आए, अब वो निकल जाएगी यहाँ से। प्रीत उस रोशनी की तरफ गई पर वहाँ कार्टून रखे हुए थे। उसने धक्का दिया जिससे सारे कार्टून नीचे गिर गए। उन कार्टूनों के गिरते ही बाहर आवाज चली गई। बाहर से आवाज आई गेट खटखटाने की। अंडरस्को बॉस आप ठीक है ना? प्रीत डर गई, अगर उसे आदमी ने जवाब नहीं दिया तो वह लोग अंदर आ जाएंगे। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे ही प्रीत की आवाज बाहर गई, बाहर खड़े आदमी दूसरे आदमी से बोला, अंडरस्को लगता है बॉस अपनी रात एंजॉय कर रहे हैं। और लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। प्रीत खिड़की को देखने लगी जिसमें जली लगी हुई थी मच्छर वाली। उसने कांच को उठाकर जाली कटना शुरू कर दिया। जाली आधी ही कटी थी तभी उसे आदमी के कराहने की आवाज आई। वो पीछे पलट कर देखने लगी, वो आदमी होश में आ रहा था। ये देख वो घबरा गई। उसने आधी ही जाली को खींच दिया, पैर डालकर बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर कूदी उसने नीचे देखा, उसके पैरों पर सांप था। वो ये देख घबरा गई। अच्छा हुआ वो सांप की पूंछ कर ही खड़ी हुई थी। वो जल्दी से भाग गई। उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, सैंडल तो कहीं गिर गई थी। प्रीत इधर उधर न देखे बस भाग रही थी। पूरा घना जंगल था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था जाना कहाँ पर है। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। तभी उसे ऐसा लगा कोई थोड़ा दूर पर आग लगी हुई है। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगी। अगर उन्हीं का आदमी हुआ तो वह पकड़ी जाएगी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर में कांटे चुभ गए थे, पर अपनी जान की सलामती मांग रही थी। भगवान से यही दुआ कर रही थी कि वह घर पहुंच जाए। उसकी आखिरी सांस बस घर पर ही दम तोड़े। वो बस यही सोच रही थी कि कोई और न मिल जाए, बस कैसे तैसे घर पहुंच जाए। शौर्य को पता चल गया। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, जाली आधी ही कटी थी तभी उसे आदमी के कराहने की आवाज आई। वो पीछे पलट कर देखने लगी, वो आदमी होश में आ रहा था। ये देख वो घबरा गई। उसने आधी ही जाली को खींच दिया, पैर डालकर बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर कूदी उसने नीचे देखा, उसके पैरों पर सांप था। वो ये देख घबरा गई। अच्छा हुआ वो सांप की पूंछ कर ही खड़ी हुई थी। वो जल्दी से भाग गई। उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, सैंडल तो कहीं गिर गई थी। प्रीत इधर उधर न देखे बस भाग रही थी। पूरा घना जंगल था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था जाना कहाँ पर है। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। तभी उसे ऐसा लगा कोई थोड़ा दूर पर आग लगी हुई है। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगी। अगर उन्हीं का आदमी हुआ तो वह पकड़ी जाएगी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर में कांटे चुभ गए थे, पर अपनी जान की सलामती मांग रही थी। भगवान से यही दुआ कर रही थी कि वह घर पहुंच जाए। उसकी आखिरी सांस बस घर पर ही दम तोड़े। अब आगे प्रीत को अब आवाजें काफी तेज सुनाई पड़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसके बाजू से खून निकल रहा था, उसके पैर से खून निकल रहा था। उसकी काली साड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। भोले बाबा प्लीज उन्हें बता दो मैं कहाँ हूँ, अंडरस्को प्रीत खुद से बोली। रात के कितने बज रहे थे पता नहीं। पूरे जंगल में अंधेरा था बस, और कुछ नहीं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। प्रीत बिना डरे भाग रही थी। उसे किसी जानवर से डर नहीं लग रहा था, बस उन इंसानों से लग रहा था जो उसे जानवर के जैसे उसकी इज्जत चीरने को तैयार थे। प्रीत एक पेड़ के पास रुक गई, पेड़ पर हाथ रख गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, शायद उसी चक्कर आ रहे थे ज्यादा खून बहने के कारण। उसने एक तरफ देखा जहां कई सारे मसाले जल रही थी। वो पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सामने कई सारे हटे कट्टे आदमी खड़े हुए थे जिनके हाथ में गन थी और वही कई सारी बारूद भी रखी हुई थी। वहां का नजारा देखकर उसकी सांस फूलने लगी। सामने एक आदमी को एक लोहे की रोड में बांध कर रखा था, नीचे आग जल रही थी, वो आदमी जल रहा था। प्रीत अपने कदम पीछे लेने लगी। वो यहाँ मदद मांगने आई थी पर यहाँ का नजारा और ज्यादा भयानक था। वो ये सब देखकर चिल्लाना चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। वो अपने कदम पीछे लेने लगी दूसरे तरफ, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां पड़े सूखे पत्ते उसके कदम चलने पर आवाज करने लगे। ये सुन प्रीत ने अपने मुंह में हाथ रख लिया। वो घबराने लगी। उसने सामने देखा एक आदमी ने उसे देख लिया था। वो ये देखकर जल्दी से पीछे पलटी और वहां से भागने लगी। जिस आदमी ने उसे देखा था उसने अपने आदमी को देख कहा, अंडरस्को पकड़ो उस लड़की को, वह यहाँ से जाने ना पाए। प्रीत पूरी दम लगाकर भाग रही थी। अभी वह जिस रास्ते से आई थी यह वह रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह रास्ते में जाना ही नहीं चाहती थी। वह किस तरह भाग रही थी पता नहीं, बस जहां रास्ता मिलते जा रहा था वहां वह भागते जा रही थी। उसके पीछे कम से कम 10 से 15 आदमी लगे थे। प्रीत सांस भी ले पा रही थी। तभी सामने से दो आदमी आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे में मास्क लगा हुआ था, हाथ में गन और एक हाथ में मसल थी जो जल रही थी। प्रीत पीछे पलट कर भागने को हुई लेकिन उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। इतने सारे आदमी वहां खड़े हुए थे, उसने अजीब सी स्मेल आ रही थी। प्रीत कुछ कर पाती तभी उसके पीछे खड़े आदमी ने उसके सर पर गन के कोने से वार किया, जिससे वो वही बेहोश हो गई। वो नीचे गिरती उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। एक आदमी प्रीत को उठाकर ले गया, सब उसके पीछे पीछे चले गए। प्रीत बेहोश थी, पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। इधर रायजादा विला में भूकंप आया हुआ था, सबको पता चल गया था प्रीत नहीं मिल रही है। सात्विक, मिराज, विराज तीनों प्रीत को ढूंढने के लिए गार्ड को लगाए हुए थे, सब परेशान थे। हे भगवान, पता नहीं वह बच्ची किस मुसीबत में होगी, उसकी रक्षा करना। अंडरस्को सीमा जी हाथ जोड़ बोली।
सब हमारी गलती है, हमें ही शांति से घर आ जाना चाहिए था, भाभी को लेकर कहीं जाना ही नहीं था, पता नहीं कहाँ गई भाभी। अंडरस्को मिराज ने कहा, जिस चेहरे पर इतनी सारी मासूमियत, मस्ती और एंजॉयमेंट रहती थी, आज वह निराश था। वहां की हमने सीसीटीवी फुटेज तो मंगवा ली है, अब देखते हैं क्या हुआ है। अंडरस्को एक गार्ड ने कहा, अपने बड़े से टैबलेट में सीसीटीवी चला दी। सब बारीकी से देख रहे थे, जिसमें प्रीत उसे औरत की मदद करते हुए दिख रही थी और फिर उसे औरत ने प्रीत को छुआ, प्रीत बेहोश हो गई। फिर दो लोग आए और उनके साथ ही एक बहन आई, प्रीति को उन्होंने उसमें बैठाया और ले गए। सब लोग यह वीडियो देखकर हैरान हो गए, उनका दिल धक से रह गया। जो करना है करो, बस उसे ढूंढो, पता नहीं वो कैसी होगी, कौन है ये लोग। अंडरस्को दादाजी गुस्से में बोले। सबको प्रीत की चिंता हो रही थी। कीर्ति रो रही थी, वो बार बार यही कह रही थी सब उसकी गलती है, उसे ही शहर घूमने था, अगर वह शहर घूमने की जिद नहीं करती तो आज प्रीत सबके साथ घर आ जाती और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। चिंता मत कर बेटा, देखना तुम्हारी भाभी जल्दी ही आ जाएगी। अंडरस्को राजवीर जी कीर्ति के सर पर हाथ फेर बोले। शौर्य को फोन करो और उसे बोलो अपने सोर्स लगाए वो। अंडरस्को राजवीर जी गार्ड को देख बोले। सर बॉस को पता चल गया है कि मैडम नहीं मिल रही है, उन्होंने अपने सोर्स लगा दिए हैं और वह जेट में भी बैठ गए हैं यहाँ आने के लिए। अंडरस्को गॉड सर झुकाकर बोला। राजवीर जी ने सर पकड़ लिया, वह सोच ही रहे थे कि शौर्य को ना पता चले, पर उसे तो पता चल गया कि प्रीत नहीं मिल रही है, पता नहीं वो क्या करेगा। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हाल था यहाँ पर शौर्य का। शौर्य अपनी मीटिंग में था, पूरे मीटिंग रूम में अंधेरा था, बस प्रोजेक्टर की लाइट जल रही थी। एक आदमी प्रोजेक्टर के सामने खड़ा होकर सब कुछ समझा रहा था। सर अगर आपको प्रपोज पसंद आया तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? अंडरस्को एक आदमी शौर्य के पास खड़ा होता हुआ बोला। शौर्य कार्तिक को देख हाथ से इशारा किया, आर्थिक समझ गया, उसने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकले और शौर्य के सामने कर दिए। शौर्य पेन उठाकर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया, वहां से उठकर बाहर जाने लगा। तभी कार्तिक का फोन बजा, शौर्य कार्तिक को घूरने लगा क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर नहीं था, बहुत तेज बज रहा था। कार्तिक सीधे खड़े होते हुए शौर्य को देख बोला, अंडरस्को सॉरी सर, मैं अभी साइलेंट कर देता हूँ। कार्तिक फोन पॉकेट से निकलकर बंद करने लगा, लेकिन उसके फोन पर घर के मैन गार्ड का फोन आ रहा था जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था। कार्तिक को कुछ गड़बड़ लगी, वह शौर्य के पहले ही बाहर निकल गया। उसने बाहर निकलते ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई। उसने जब ये सुना कि प्रीत का किडनैप हो गया है और प्रीत मिल नहीं रही है, वह खुद हैरान हो गया, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह शौर्य को बताएं तो कैसे बताएं। वॉट हैपन? अंडरस्को शौर्य कार्तिक के पीछे खड़े होकर बोला। भाई हमें अभी इंडिया की नहीं निकलना होगा। अंडरस्को कार्तिक शौर्य को देख बोला, उसके चेहरे में घबराहट नजर आ रही थी। भाभी नहीं मिल रही है? अंडरस्को कार्तिक धीरे से बोला। वॉट? अंडरस्को शौर्य हैरानी से उसे देख बोला। तभी कार्तिक के मोबाइल में एक वीडियो आया, कार्तिक ने वीडियो प्ले कर दिया जिसमें प्रीत को एक वैन में ले जाया जा रहा था। शौर्य ने भी ये वीडियो देखी, उसकी सांस फूलने लगी, उसके अंदर से घबराहट होने लगी। केशव से कहो सारे गार्ड्स उसे ढूंढने में लगाए, जल्दी जेट रेडी करो, हम इंडिया जा रहे हैं। अंडरस्को शौर्य अपने लंबे लंबे कदम लेकर बोला। उसके चेहरे पर अलग ही घबराहट नजर आ रही थी और यह कार्तिक भी देख पा रहा था। वह खुद हैरान था कि शौर्य प्रीत का नाम सुनकर इतना घबरा गया कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग ही साफ दिख रहे हैं, वरना तो आज तक इतना कुछ हुआ है लेकिन कभी वह इतना नहीं घबराया। शौर्य डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर चला गया। टेरेस पर ऑलरेडी उसका चौपर खड़ा हुआ था, साथ मिस्टर केशव भी था, गार्ड्स भी खड़े हुए थे। केशव ने शौर्य को देखा, उसके पास आ गया, वो सर झुकाकर बोला, अंडरस्को भाई आप चिंता मत कीजिए, हमने उसे वैन का पता कर लिया और उसकी लोकेशन भी निकाल ली है और गॉड को कह दिया उस जगह पर जाने के लिए। हम जब तक पहुंचेंगे भाभी घर पर होगी। मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वह सही सलामत चाहिए। कुछ भी करो, चुपके चुपके में जान मारो, ट्रैफिक पुलिस सबको इस चीज में इन्वॉल्व करो। अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। प्रीत के दूर जाना चाहिए, उसके अंदर घबराहट हो रही थी। अचानक से क्या हो गया, वह अभी उसे देख रहा था और फिर गायब हो गई। चॉपर का ऊपर का हिस्सा चालू हुआ, सब चॉपर में बैठ गए, चॉपर उड़ गया। यहाँ उसी घने जंगल में एक बड़ा सा बंगला जिसके आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था। वह घर बहुत ही भयानक लग रहा था, उसे घर को देखने में अलग ही समझ में आ रहा था। यहाँ पर कई सालों से कोई आया नहीं है, पर इतने बड़े घने जंगल में किसने इतना बड़ा घर बनवाया होगा। इस बंगले के एक कमरे में, वह कमरा दिखाने में काफी खूबसूरत था, ब्राउन और व्हाइट कलर का वह कैमरा एक आलीशान कमरा था। बाहर से बांग्ला जितना देखने में गंदा पुराना था, अंदर उतना ही वह बांग्ला साफ सुथरा था, एक भी धूल नहीं नजर आ रही थी। किंग साइज बेड पर एक लड़की स्लीपिंग क्वीन की तरह सो रही थी। उसके आसपास कई सारी औरतें खड़ी हुई थी जो शायद उसकी देखभाल के लिए खड़ी की गई थी। सारी औरतों ने काली कलर की साड़ी पहनी थी, सबके सर झुके हुए थे, वो लोग उस स्लीपिंग क्वीन के उठने का इंतजार कर रहे थे। बेड पर जो लड़की सो रही थी उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली, उसे सामने एक सुंदर सा पंखा दिखाई दिया, हल्के धीरे धीरे चल रहा था, और एक सुंदर सी सीलिंग जिसमें गोल्डन कलर का पेंट हुआ था और कई सारी कारीगरी की गई थी। लड़की ने अपना सर पकड़ लिया, वह धीरे धीरे बेड पर बैठ गई। जैसे ही उन्हें औरतों ने देखा कि वह लड़की उठ गई है और लोगों ने बाहर आवाज दी। आवाज देते ही कई सारे लोग अंदर आ गए। लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने सामने देखा, प्रीत कहाँ है?
इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। उसके आसपास कई सारी औरतें खड़ी हुई थी जो शायद उसकी देखभाल के लिए खड़ी की गई थी। सारी औरतों ने काली कलर की साड़ी पहनी थी, सबके सर झुके हुए थे। वो लोग उस स्लिपिंग क्वीन के उठने का इंतजार कर रहे थे। बेड पर जो लड़की सो रही थी उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली। उसे सामने एक सुंदर सा पंखा दिखाई दिया, हल्के धीरे धीरे चल रहा था, और एक सुंदर सी सीलिंग जिसमें गोल्डन कलर का पेंट हुआ था और कई सारी कारीगरी की गई थी। लड़की ने अपना सर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे बेड पर बैठ गई। जैसे ही उन्हें औरतों ने देखा कि वह लड़की उठ गई है और लोगों ने बाहर आवाज दी। आवाज देते ही कई सारे लोग अंदर आ गए। लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, उसके सर में दर्द हो रहा था। अब आगे। तभी उसे याद आया वह कहां पर है। उसने अपना सर ऊपर किया। इतने सारे लोगों को देखकर वह डर गई और पीछे हो गई। कई सारे औरतें और आदमी खड़े हुए थे। क्वीन, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? अंडस्को एक आदमी सर झुका बोला। वह लड़की उसे आदमी को सर झुकाते देखा, सबको देखने लगी। सब लोग सर झुकाए हुए थे। लड़की डरते हुए बोली, अंडस्को आप लोग कौन है? क्वीन, हम आपके सर्वेंट हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमने जो आप पर वार किया, आप हमें कुछ भी सजा दे सकती हैं। अंडस्को आदमी ने कहा। वह आदमी सांप का लीडर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। बड़ा सा काला कलर का टीका लगाया था, कानों में बाली पहनी थी। वह कोई हवन से काम नहीं लग रहा था। वह लड़की उस आदमी को देख पहचान गई। यह वही आदमी था जो उस आदमी को जला रहा था जंगल में। यह कोई और नहीं, प्रीत थी। प्रीत, वो लड़की जिसे सब क्वीन कह रहे थे। प्रीत उस आदमी को देखकर डर गई। वो पीछे होने लगी। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं गलती से यहाँ आ गई। अंडस्को प्रीत रोते हुए बोली। बेड के एक कोने में आ गई। उसे लग रहा था ये लोगों से भी मार देंगे जैसे उसे आदमी को जला रहे थे। प्रीत को ऐसे डरता देख दो औरत आगे आई। उन्होंने प्रीत को अच्छे से बैठा दिया और अपना सर झुकाकर किनारे हो गई। क्वीन, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमने किंग को बता दिया आप यहाँ पर है और वह कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएंगे आपको लेने के लिए। अंडस्को आदमी सर झुका बोला। कौर न किंग। अंडस्को प्रीत डर से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली। उसे लग रहा था इन लोगों ने उन्हें लोगों को बुलाया है और उन लोगों को ही बताया है कि वह यहाँ पर है। उसे डर लग रहा था कहीं वह फिर से पकड़ी ना जाए उन लोगों के हाथ में। हमारे किंग जिनकी आप अमानत है। अंडस्को आदमी सर झुका बोला। प्रीत का ध्यान अपने कपड़े पर गया। वह हैरान हो गई। उसने तो काली कलर की साड़ी पहनी थी, फिर यह हरी कलर की फ्रॉक कहाँ से आ गई? उसने एक नॉर्मल ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके पूरे नीचे पैरों तक थी और फुल स्लीव्स उसके बालों को खुला छोड़ा हुआ था। मेरे कपड़े। अंडस्को प्रीत को कुछ गलत एहसास हुआ। उसने सबको देख कहा। दो औरतें जिन्होंने उसे पढ़कर अच्छे से बैठाया था उन्होंने कहा, अंडस्को हमने आपके कपड़े बदले हैं, आपके कपड़े में खून लगा हुआ था, हमने आपके पैरों पर कंधे पर पट्टी कर दी है, अब आप बिल्कुल ठीक है। उनकी बात सुन प्रीत पैरों को देखने लगी। उसके पैर में पट्टी बांधी हुई थी पर फिर भी प्रीत को अभी भी डर लग रहा था। सबसे पहले तो उसे यहाँ से भागना था। कौन आ रहा है यहाँ पर और कौन है इनका किंग? उसे तो कुछ भी नहीं पता था। अगर वो लोग ही हुए तो वह फिर से वही फंस जाएगी और यहाँ से नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर तो कई सारे लोग। कौन है आपके किंग? अंडस्को प्रीत सबको देख बोली। हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस हम ये जानते हैं कि वह हमारे हुक्म है और आप उनकी अमानत, तो उस हिसाब से आप हमारी क्वीन हुई है। आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी जब तक किंग नहीं आ जाते। उन्होंने आपका ख्याल रखने को कहा है। अंडस्को आदमी ने कहा। वहां से बाहर निकल गए सारे आदमी। बाहर निकल गए, बस औरतें ही रह गई थी वहां पर। क्वीन, आपको भूख तो नहीं लगी है? अंडस्को औरत ने कहा। प्रीत सरना में हिला बोली। अंडस्को समय कितना हो रहा है? उस रूम में एक भी खिड़की नहीं थी और रोशनी भी नहीं आ रही थी और बाहर का कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है बाहर। सुबह के 10 बज रहे हैं अंडस्को एक औरत ने कहा। प्रीत हैरान हो गई। सुबह के 10 बज गए, उसे पता भी नहीं चला वो कितना भागी थी। उसे याद आया कि जब वह लोग समुद्र के पास थे तभी 12 या 1 बज रहा होगा, तो अभी लाजमी होगा 10 बजना। मुझे आराम करना है। अंडस्को प्रीत सबको देख बोली। सारी औरतें समझ गई। वो लोग बाहर निकल गई। उनके जाते ही प्रीत गेट लगाकर सीने में हाथ रख ली। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और रोने लगी। अपनी किस्मत पर सर पीटने का मन कर रहा था उसका। अब उसे यहाँ से भागना था कैसे भी करके। पूरे कमरे में तो एक भी खिड़की नहीं थी, चारों तरफ दीवार थी बस। उसने धीरे से गेट खोलकर देखा, कोई भी नहीं था वहां पर। वो धीरे धीरे रूम से बाहर निकली। किंग की क्वीन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत हैरान हो गई। सुबह के 10 बज गए, उसे पता भी नहीं चला वो कितना भागी थी। उसे याद आया कि जब वह लोग समुद्र के पास थे तभी 12 या 1 बज रहा होगा, तो अभी लाजमी होगा 10 बजना। मुझे आराम करना है। अंडस्को प्रीत सबको देख बोली। सारी औरतें समझ गई। वो लोग बाहर निकल गई। उनके जाते ही प्रीत गेट लगाकर सीने में हाथ रख ली। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और रोने लगी। अपनी किस्मत पर सर पीटने का मन कर रहा था उसका। अब उसे यहाँ से भागना था कैसे भी करके। पूरे कमरे में तो एक भी खिड़की नहीं थी, चारों तरफ दीवार थी बस। उसने धीरे से गेट खोलकर देखा, कोई भी नहीं था वहां पर। वो धीरे धीरे रूम से बाहर निकली। अब आगे। बाहर झांकने लगी, कोई है तो नहीं बाहर। उसे कोई नहीं दिखा। वो कमरे से बाहर निकली। वो घर नहीं था, विला नहीं था, वो बंगला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था वहां पर 10 से ज्यादा जिला एक घर में हो। इतने सारे कमरे, इतना बड़ा हॉल, ये रायजादा विला से ही बढ़कर था। प्रीत ये समझ गई कोई बड़ा आदमी है ये किंग, तभी तो इतने सारे नौकर रखा है, पर वो उसकी क्वीन कैसे हुई?
उसने सब छोड़ा, उसे अभी घर जाना था, बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। वो धीरे धीरे बड़े से गेट के पास जाने लगी जो काले कलर के पेंट में पुता था, उसमें दोनों तरफ शेर के आकार की मूर्ति बनी हुई थी। वहां की हर चीज एक डरावनी सी वाइब्स दे रही थी। प्रीत जल्दी भाग रही थी, इतना बड़ा हॉल था कि उसे 5 मिनट गेट के पास आने में लगा। वो गेट पर हाथ रख ली, गहरी सांस लेने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, पैर में दबाव पड़ने के कारण खून निकलने लगा। प्रीत बाहर देखने लगी, कई सारे लोग खड़े हुए थे, काले कपड़े पहने गार्ड्स लग रहे थे, लेकिन उनके माथे में भी वैसा ही टीका लगा हुआ था जैसे उसे आदमी के लगा हुआ था जो इन सब का सरदार था। प्रीत इतने सारे लोग को देख डर गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था निकले कैसे। वो गेट के किनारे छुप गई, वहां धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसे लग रहा था कोई भी उसे नहीं देख रहा है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। प्रीत गेट के बाहर निकल गई, उसके कदम काफी धीरे थे। बाहर का नजारा वह देखकर और डर गई, पूरा घना जंगल और बाहर से वह घर बंगला इतना गंदा था कि कोई भी देखे तो यही बोले कि घर की कभी साफ सफाई नहीं हुई। क्या कहीं पर भी पेड़ उग गए थे, काई लगी हुई थी, दीमक लग चुकी थी। प्रीत एक पिलर के पीछे खड़ी हो गई, बाहर गार्ड्स को देखने लगी जो हाथ में गन लिए बस ताक में बैठे थे। प्रीत हैरान हो गई, इतने घने जंगल पर यह बंगला और फिर ऐसे लोग। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी, सारे पेड़ पौधे हिलने लगे, सबकी नजरें ऊपर ही टिक गई क्योंकि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था जो उसी बंगले के अंदर आ रहा था। ये देखकर प्रीत डर गई, उसने पिलर को कसकर पकड़ लिया। क्या ये वही किंग है जो लोग बात कर रहे थे? प्रीत कसकर पिलर पकड़ ली, वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसने सारे गार्ड्स का ध्यान ऊपर ही था, उसने इसी वक्त वह निकलना यहाँ बेहतर समझा। धूल मिट्टी उड़ रही थी जिसके कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रीत गेट की तरफ भागने लगी, तभी हेलीकॉप्टर नीचे आ रुका। कुछ देर में धूल साफ हो गई, प्रीत तक ही पहुंच पाई होगी। तभी उसका दिल धड़कने लगा, उसे एहसास होने लगा कोई अपना है उसके आसपास। प्रीत पलट गई, सामने देखने लगी जहां हेलीकॉप्टर नीचे खड़ा हुआ था। गॉड्स ने हेलीकॉप्टर का गेट खोल उसे एक काले जूते पहनना एक आदमी बाहर निकाला जिसके चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी जो लाल हो रखी थी। वह लंबा चौड़ा आदमी, उसने काले कलर का बड़ा सा कोट पहना हुआ था जो उसकी घुटनों तक आ रहा था और चमकदार जूते, हाथ में एक चमकती घड़ी। प्रीत उस आदमी की आंखें देख हैरान हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो उसी आदमी की तरफ दौड़ने लगी। वो आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे आ गया, प्रीत को ऐसे भागता देख उसने अपने दोनों हाथ को उठा दिया। प्रीत भागकर उसके गले लग गई, अपने दोनों हाथ उसके सीने में रख रोने लगी। कहाँ चले गए थे आप, मैं कितना डर गई थी, अंडरस्को प्रीत रोने लगी। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ प्रीत की पीठ पर रख दिए, उसकी पीठ सहलाने लगा। सारे आदमी औरत सर झुकाकर खड़े थे, आदमी सबको देखने लगा। प्रीत के पास आकर उसे कितना सुकून मिल रहा था ये सिर्फ वही जान सकता था। वह तो ये सोचकर हैरान था कि प्रीत ने उसे कैसे पहचाना, उसके चेहरे पर तो मास्क लगा हुआ था और ये लोग भी तो प्रीत को बात नहीं सकते हैं कि वह कौन है। फिर प्रीत ने पहचान लिया। प्रीत रो रही थी, उस आदमी के कोट के दोनों हिस्सों को पढ़कर अपने आंसू बह रही थी और बार बार यह कह रही थी वह लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। वह आदमी मुझे कैसे देख रहा था, आप उनको नहीं छोड़ना, जैसे उसे आदमी को अपने मारा था ना वैसे उन्हें भी मार देना, बहुत गंदे हैं वह लोग। आदमी प्रीत की बात सुन उसके सर पर चूमते हुए बोला, अंडरस्को शांत हो जाओ, मैं आ गया ना, सब ठीक है। प्रीत उस आदमी से दूर हुई, कितना सुकून मिलना उसे। आदमी की आवाज सुनकर उसने अपना हाथ उठाया और उसे आदमी के चेहरे पर लगे मास्क को हटा दिया। ये चेहरा उसके लिए खुशनसीब था, यह उसका पति था शौर्य जिसे लेने के लिए यहाँ पर आया था। वह तो ये भी विश्वास नहीं मान रही थी वो किंग है यहाँ का। प्रीत ने सबको पीछे पलट कर देखा, सारे आदमी औरतें अपना अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे शौर्य के सामने, जैसे उसके सामने खड़े हुए थे। ये लोग कौन है, अंडरस्को प्रीत सबको देख शौर्य को देख बोली। ये लोग मेरे ही आदमी है और यह बंगला मेरा ही है, इसके बारे में मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, अभी हम घर चलते हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंडरस्को शौर्य प्रीत के सर पर हाथ फेर कहा। प्रीत हाँ में सर हिला दी, वो शौर्य को छोड़ ही नहीं रही थी। शौर्य ने आराम से प्रीत को हेलीकॉप्टर में बैठाकर गेट लगा दिया। सबको देख कहा, अंडरस्को तुम लोगों को इनाम मिल जाएगा इसका, तुमने अपनी क्वीन की अच्छे से खातिरदारी की है, लेकिन एक बात याद रखो, जिसने उसे हट किया है तुम उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। सारे आदमी हाँ में सर हिलाने लगे। वह लोग शौर्य के गुलाम थे, आपसे नहीं, कई साल पहले से शौर्य यहाँ का मालिक था और उनका भी। वह लोग एक आदिवासी थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था इतने घने जंगल में, तब उनके पास और एक मसीहा बनकर आया था। उनका खाने पीने का खर्चा से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई तक हर चीज शौर्य ही करता था। बस एक चीज बोलो उसके लिए करते थे, जो शौर्य को परेशान करते या उसके परिवार को, शौर्य उन्हें इन्हीं के हवाले कर देता। ये लोग उसे यहाँ तो जलाकर जिंदा का जाती या फिर अपनी जानवरों को खिला देते, पर ऐसी मौत देते कि वह जिंदगी भर याद रखना दूसरा जन्म लेने पर। शौर्य हेलीकॉप्टर में बैठ गया, प्रीत को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। शौर्य ने उसको पकड़ा, उसका सर अपने सीने पर रखवा लिया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, डरो मत, अब वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, अंडरस्को शौर्य ने कहा। उसके चेहरे में डेविल स्माइल थी जो इतनी खतरनाक थी कि अगर प्रीत देख लेती तो डर जरूर जाती, लेकिन प्रीत तो आंखें बंद कर शौर्य को महसूस कर रही थी।
हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। शौर्य की नज़र नीचे गई जहां पर जंगल के बीचों बीच में 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत दी जा रही थी। जैसा प्रीत ने देखा था, एक लोहे की रोड में तीनों लोगों को बांध कर भुना जा रहा था। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा वो यहाँ कैसे आया। फ्लैशबैक। शौर्य इस वक्त अपनी जेट पर बैठा हुआ था और इंडिया आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज आया। यह उसका पर्सनल डिटेक्टर था जो उसके सिर्फ कुछ गार्ड्स के पास ही था। ये लोकेशन थी उस वैन की जिस पर प्रीत को ले जाया गया था। वह कोई घने जंगल के किनारे पर थी जो एक तरीके से एक सुनसान इलाका था। शौर्य ने जैसे ही देखा वह लोकेशन कहां पर है, वह समझ गया यह उसके दूसरे वाले बंगले के आसपास है। जब उसने अपने आदिवासी लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि उन्हें एक लड़की मिली है जिसने उन्हें देखा है किसी को मारते हुए। वह बेहोश है उनके पास। शौर्य समझ गया वह प्रीत ही होगी। आदिवासियों ने प्रीत की फोटो भी भेजी थी। शौर्य ने प्रीत का ख्याल रखने को कहा और जल्द से आने को कहा। फ्लैशबैक एंड। शौर्य प्रीत के कांधे पकड़ प्रीत को दूर कर उसकी आंख में देख बोला, अंडरस्को तुम्हें पता भी है तुम्हारी यह मदद करने की बीमारी है ना, ये किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी जैसे आज ले डूबी थी। प्रीत अपना सर झुका ली। तुम्हें पता है घर वाले कितना डरे हुए हैं। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें सबसे अलग कर दिया और फिर यह हाल हुआ तुम्हारा। अगर सबके साथ होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती और तुम गार्ड के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। अगर तुम्हें इतना ही मदद करने का शौक था तुम किसी गार्ड को बोल देती। हर कोई तुम्हारी तरह सीधा साधा नहीं होता है। अंडरस्को। शौर्य प्रीत के सर पर हल्के से मार बोला। प्रीत अपना मासूम सा चेहरा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए शौर्य को देख बोली, अंडरस्को मुझे सच में नहीं पता था कि वह औरत धोखेबाज निकलेगी। शौर्य उसका मासूम चेहरा देख पिघल गया। आज तक वह कभी किसी के गिड़गिड़ाने से नहीं पिघला और ये लड़की को देखकर वह इतना पिघल गया कि उसने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अंडरस्को ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। लोग पैसों के पीछे कुछ भी कर देते हैं। ये दुनिया मतलबी है, यहाँ कोई अपना नहीं है। मदद करना है तो उनकी मदद करो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है। हम कितना बड़ा अनाथ आश्रम चलते हैं ना, वहाँ जाकर तुम उन बच्चों से मिलो, उन बूढ़े माँ बाप से मिलोगे, उनके बच्चों ने अलग कर दिया है, उनकी मदद करो। अंडरस्को। शौर्य आराम से बोला। उसने आज तक किसी से इतनी प्यार से बात भी नहीं की होगी, चाहे वह उसका कोई घर वाला क्यों ना हो, पर यह उसकी घरवाली थी। प्रीत शौर्य के सीने में सर राखी हुई थी। तभी शौर्य को एहसास हुआ उसके हाथ में कुछ गीला गीला है। उसने अपने हाथ को देखा तो उसका पूरा हाथ लाल रंग से सना हुआ था। उसने प्रीत के कंधे पर देखा जहां से खून गिर रहा था, उसकी पट्टी निकल चुकी थी। ये देखकर वह हैरान हो गया, प्रीत को चोट लगी हुई है। प्रीत ने भी अपने कंधे को देखा। उसने आंखें बंद कर ली। अभी तक तो उसे याद नहीं था और उसे दर्द का एहसास भी नहीं था, पर अब देखने के बाद उसे दर्द का एहसास होने लगा।